अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर इस मुबारकबाद के साथ कि जनाब क्या मैच जबरदस्त मैच। मतलब हम इस वक्त इतने एनर्जी ना, आप यकीन करें हम अपनी हंसी और अपनी मुस्कुराहटों को रोक के बैठे हुए हैं कि हमारा बस नहीं चल रहा है कि हम किस तरीके से ये खुशी मनाएं। और वाकई में पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। नसीम शाह मतलब हैट्स ऑफ, मतलब आए तो मतलब छा ही गए, मतलब वो वाला से छा गए। और पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुपर 4 मनडे के मैच में सनसनीखेज मुकाबला हमने गुज़िश्ता रोज देखा और वाकई वो सनसनीखेज था। ये सिर्फ कहने लायक नहीं है, ये वाकई सनसनीखेज था। हमने मैच देखा, नसीम शाह ने 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए और जो मैच था ना उसको हमने, बल्कि पाकिस्तानी टीम को उन्होंने फाइनल में पहुंचा दिया, तो उनको बहुत बड़ा इसमें रोल है। अफगानिस्तान भारत की टीमें 2-2 मैच हारकर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। वो अब फाइनल में नहीं पहुंच सकी है, पाकिस्तान पहुंच गया है। कितने मजे ले लेके खबर शेयर की है ना शाहजेब ने, वो बाहर हो गई है जनाब। श्रीलंका की टीम भी 2 मैच जीतकर फाइनल में, इस तरह बताया शाहजेब ने। सुपर 4 में पाकिस्तान की श्रीलंका, पाकिस्तान जो है साथ में श्रीलंका के साथ होगा, लेकिन भारत का अफगानिस्तान के साथ। इन दोनों मैचेस का जनाब फाइनल पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर मैच अच्छा हुआ तो इंसान ये जरूर कहेगा यार वेल प्लेड। दोनों मैचों के नताइज से फाइनलिस्ट टीमों पर फर्क जैसे कि बताया नहीं पड़ेगा। बट देन अगेन ऑब्वियसली एक सीनियर तसरा शाहजेब ने कहा था कि जरा एक तज्जियाकार से भी बात करेंगे कि इस तरह के जो माहौल हमने देखा, हम तो इमोशंस में आ जाते हैं ना, हमें जरा क्रिटिकली भी देखना है चीजों को कि क्या चीज सही हुई क्या गलत हुई। तो हमें ज्वाइंट स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल गफ्फार साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। अब्दुल गफ्फार साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम सबको, और सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। जैसे आपने कहा कि ये सारी जो आपके एक्सप्रेशन थे रात में, तो इससे कहीं 100 गुना ज्यादा जो है वो ये तमाम चीजें देखकर जो है वो लोग खुश थे और जज्बात। आई थिंक कोई शख्स ऐसा नहीं है जो क्रिकेट से लगाव रखता और ये मनाजिर देखकर वो बैठ पाए हो अपनी सीट पर। ये तो ऐसे मनाजिर थे नहीं कि आप बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मैच, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपके 11 रन रह गए हों, 11वें नंबर का बैट्समैन खेल रहा और फिर 11वें नंबर का बैट्समैन 2 छक्के लगा दे। और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट था जैसे आपने आखिरी विकेट आखिरी ओवर हो, बिल्कुल। और फिर देखें जो माहौल बन गया था, नसीम शाह ने जो छक्के लगाए, मुझे लगता है कि शायद अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से मैच हो रहा था तो अफगानिस्तान के लिए भी ये सबक है कि कभी कभी आपको जोश नहीं दिखाना होता, आपको होश भी दिखाना होता है। वो होश खो बैठे थे मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट में। और क्रिकेट के मुतालिक कहा जाता है बड़ा भी है, रुलाता भी है, और जब तक मैच खत्म ना हो जाए सेलिब्रेट मत करो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, एक जावेद मियांदाद का छक्का था जो उन्होंने शारजा में लगाया, 1 छक्के 2 लगाए थे। एग्जैक्टली मुझे वही मोमेंट याद आ रहा था अब्दुल गफ्फार साहब। ये 2 छक्के हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जिंदगी भर। मतलब शाहजहां के एक हम मियांदाद का छक्का याद करते हैं और अब हम नसीम शाह के छक्के याद करेंगे शाहजहां के स्टेडियम में। अच्छा बिल्कुल हमें सवाल आ रहा था वो ये कि इस तरीके से अब्दुल गफ्फार साहब ये सिचुएशन, इस तरह आपने कहा ना कि जो सिचुएशन आ गई थी, मैच उनके हाथ में था, एक बिल्कुल एक लास्ट के खिलाड़ी ने इस तरह आके, मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये बहुत कोई खास मदद हुई है इस वक्त पाकिस्तान की और इस वक्त नसीम की पूरी टीम की। तो ये किसी मौजे से कम नहीं था इस सिचुएशन में आने के बाद। कितना आपको लगता है, बीइंग ऑब्वियसली आप एक तज्जियाकार हैं, आपके सामने इस तरह की सिचुएशन कभी आई हो, क्या ये अल्लाह की तरफ से मदद या मौजे की तरफ से कुछ कम आपको लग रहा है? बिल्कुल मौजूदा है, क्योंकि देखिए अगर आप 11 रन दो, 2 छक्के, मैं तो बल्कि जब मैच देख रहा था मैंने कहा नसीम भाई खुदा के लिए दूसरा छक्का मत मारने की कोशिश करना, हीरो मत बनना, ऐसा ना आउट हो जाओ, सिंगल डबल कर लो। लेकिन जब हीरो तय कर ले कि उसने हीरो बनना है तो फिर आप और मेरी क्या मजाल कि हम कुछ सोचें कुछ कहें। नसीम ने जो करना था उन्होंने कर दिया और 2 छक्के उन्होंने लगाए, वो तारीख में, पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में अमर होगा। और देखिए बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, हम सब बहुत सारे नसीम शाह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मुझे लगता है इस बच्चे को अपनी ना माँ की दुआएं हैं। जब इनका टेस्ट डेब्यू होने लगा था ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ 2 दिन पहले इंतकाल हो गया, अपनी वालदा के इंतकाल के बाद पहुंच नहीं सके। इनके वालिद साहब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तुम हो, तुम्हें मुल्क को तुम्हारी जरूरत है। और ये
चूंकि ऑस्ट्रेलिया से पहुंच भी नहीं सकते थे अपने वालदा के जनाजे पर, क्योंकि 24 घंटे से जायद का टाइम था और तस्लीम। तो नसीम शाह को जब टेस्ट अभी भी आ रही थी, वक़ार यूनुस उनको कैब दी थी, तो बहुत ज़ारों कतार रोए थे कैब लेने के बाद, और बड़ा मुश्किल वक्त था उनके लिए। वापस आए थे तो अपनी वालदा की कब्र पे सीधा गए थे। तो ये सारे मनाजिर हमें याद है, हमने सब ये देखे थे के साथ ये सारा कुछ हुआ। मुझे लगता है कि वो जो सारी दुआएं हैं, वो जो मुश्किल वक्त उन्हें देखा, अल्लाह ताला ने उनको ये फिर अब खुशियां दिखाई हैं, और उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत मुबारक हो खुशियां। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, और खुशियां उनको भी अल्लाह ताला दिखा रहा है और वो खुशियां हमें भी दे रहे हैं माशाल्लाह। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं परफॉर्मेंस, अच्छा नसीम शाह का जश्न तो हम मना रहे हैं और मनाते रहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब, लेकिन अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम पीछे आते हैं टॉप ऑर्डर की तरफ और मिडिल ऑर्डर की तरफ। और जिस तरीके से हम देख रहे थे हमारे बल्लेबाजों को, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक तो खैर बाबर आजम की थोड़ी सी फॉर्म का प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरे हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस तरीके से। और इस बार तो मैं देखा कि रिजवान अगर उनकी विकेट जल्दी गिर गई तो उसके बाद तो कोई भी नहीं संभल सका। कोई अच्छा हमारा जो वो था, हम देख रहे थे पार्टनरशिप थी, कोई अच्छी पार्टनरशिप नहीं बन सकी। इसकी वजह से हम वो 130 का स्कोर भी नहीं कर पा रहे थे। देखिए, अगर ये सारी पार्टनरशिप होती, सारे रन बनते, तो नसीम शाह तक बात क्यों आती और फिर छक्के क्यों लगते, ये फिर हमें मनाजिर कैसे मिलते, ये तो आप सोच नहीं रहे। बड़ा जो मैच होता है, जो तारीखी लम्हात होते हैं, उनके पीछे पड़े गड़बड़ होती है तो उसके बाद कोई हीरो बनता है। लेकिन चलिए, आपकी बात का मैं ये कि कभी कभी ना आप ये जरूर याद रखिए, अगर पाकिस्तान कुछ मैचेस हार के इस सिचुएशन में आता तो मैं आज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता भी कि चले अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान ने भारत को हराकर और टूर्नामेंट से बाहर किया है, श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गए। तो देखिए, इतना आसान टूर्नामेंट नहीं है ये। हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन द लास्ट 12 मंथ्स, इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, सेमीफाइनल में गए, यहाँ पर भी फाइनल में आ गए। आई थिंक दैट इज द टाइम कि आप अपनी टीम को बैक करें। बाबर का आउट ऑफ फॉर्म होना इज नॉट एन इशू, बिकॉज वो बहुत बड़ा प्लेयर है, इंसान है। मुसलसल 50-60 इनिंग में रन करता आ रहा है। कभी ना कभी एक बैट पे जाना था जो हो जाता है कभी। आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह वो कमबैक करेगा। दूसरा, प्लीज याद रखिए कि ये मैच क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आई थिंक अब मैं जरूर बात करूंगा। खुदा ना खास्ता अगर मैच ना जीतता तो जी हम ये बात कर रहे थे, लोग कहते लो जी भाई ये तो 100 लूजर्स हैं, अब ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान की टीम को दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्राउंड सूट करता है वो शारजा का था, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। वो अपनी सारी क्रिकेट यहीं पर खेलते हैं, उनके स्पिनर्स को ये ग्राउंड सूट करता है। ये किसी तौर पे भी शाहदेव कोई अच्छी T20 की विकेट नहीं थी। आप देखेंगे अफगानिस्तान की टीम भी बमुश्किल 120 कर पाई, हालांकि उन पर कोई प्रेशर भी नहीं था रन चेज का। लो स्कोरिंग विकेट थी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की बैटिंग को इससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। कभी आप अच्छी बॉलिंग को भी फेस करते हैं। राशिद खान ये दुनिया की बेहतरीन T20 बॉलिंग है। IPL हो, बिग बैश हो, CPL हो, दुनिया की हर T20 लीग की पहली पिक्स होते हैं ये अफगानिस्तान के स्पिनर्स। तो उनकी कारकर्दगी पर भी उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन हाँ, मेन टॉपिक जिस पे आप लोग भी शुरू में बात कर रहे थे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं गफ्फार साहब। लेकिन एक और अहम सवाल, जिस तरीके से बदकलामी हुई और इस तरीके से जो हमारे सामने हमने देखा फली और अफगानी खिलाड़ियों के बीच में, आप क्या समझते हैं उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है? ये जरा हमें क्लियर कर दीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा कि हमारा जो कंपेटिटर था वो ज्यादा एग्रेसिव था, बट देन अगेन जाहिर है जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी आता है। जी, अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, आसिफ अली ने छक्का लगाया, जब वो आउट हुए, हर बॉलर का हक है सेलिब्रेट करे, लेकिन फरीद ने सेलिब्रेशन उनके सामने जाकर, उनके चेहरे पर बिल्कुल उनके रूबरू आकर, उनके जो है ना, उन्होंने एक नादेबा किस्म का इशारा भी किया। शायद सुनने वाले कह रहे हैं, बताने वाले जो हमें पता लगा कि उन्होंने कुछ ऐसे नादेबा कलमात भी अदा किए। अब आसिफ अली इतने क्लोज थे, आप दोबारा वीडियो देखें, आसिफ अली इतने क्लोज थे कि उस वक्त जब आपके इतने करीब आके कोई भी शख्स आपके सामने ऐसी हरकत करेगा या आपको कुछ नादेबा करेगा, आपका रिएक्शन तो आएगा, या तो आप गूंगे बहरे हो तो आएगा। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही है। ये तो ह्यूमन
रिएक्शन था, रिएक्शन है और ये रिएक्शन तो आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल गफ्फार साहब थोड़ी वक्त की कमी है, मैं चाह रहा था कि हम अफगानी बॉलर्स पर भी बात करते हैं, फजल हक फारूकी पर, राशिद खान पर, फरीद अहमद पर, लेकिन खैर वक्त की किल्लत की वजह से शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और खैर पाकिस्तान की जीत हुई है इस मैच में और हम फाइनल में चले गए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब फाइनल में हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश मेरे ख्याल में हमारी पूरी टीम करेगी कि जो गलतियां हैं उनसे सीखें और फाइनल भी मैच अपने हाथ में रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के उस चैलेंज को जो मैदान से निकलकर अब पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, मैं अभी अखबार भी पढ़ी थी हमारे 92 का, कि मुश्किल वक्त सैलाब मुतासरीन सब्र से काम लें। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत चैलेंज है, सैलाब का चैलेंज है, ऑब्वियसली हम और भी बहुत सारे चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो इस चैलेंज से पहले एक वो चैलेंज जो अभी तक चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, और वो है इस वक्त महंगाई का चैलेंज शाज़ेब, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है, और साथ साथ हम जरा अजीब सी सिचुएशन में आ गए, इस शौक से निकलें कि इस शौक से निकलें। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कर्ज 50,530 अरब रुपए हो गया है, जबकि कर्ज जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के दौरान 27% उसमें इजाफा हुआ है, यानी कि वो बढ़ा है। हुकूमत का मकामी कर्ज 31,000 अरब रुपए है, जबकि एक साल में हुकूमत का मकामी कर्ज 16% बढ़ चुका है। लेकिन ये तमाम हम जो देख रहे हैं सूरत हाल, इसमें हमारी मईशत कहाँ खड़ी है, क्या प्रॉब्लम्स इस वक्त पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही हैं, इसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे कर्जे में इजाफा होता जा रहा है, इसका नुकसान भी अल्टीमेटली हम अवाम के ऊपर इस तरह आता है, बोझ इस तरह आता है कि फिर महंगाई में इजाफा हो जाता है। पता है वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने खुद अब परेशान होने का जो है ना, उन्होंने रिएक्शन भी दे दिया, उन्होंने खुद अपनी उनकी भी इजहार आ गया कि भाई कीमतें बढ़ने से वो वाकई वो खुद परेशान है। हुकूमत बनी तो कुल जो है 44,000 अरब रुपए का कर्ज था। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशिया डॉक्टर मुबारक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। पाकिस्तान की जीत कल हुई है, आपको मुबारक हो, लेकिन अब हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे जिस तेजी से मुल्क पर कर्ज बढ़ रहा है, कितना बड़ा खतरा है हमें? जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल पाकिस्तान की जीत ऐसी उसने एनर्जी हम सब में भर दी है कि अब हम जो थोड़ी सी ऐसी जो मनफी बातें शायद उसको भी अब सह सके, लेकिन मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छी खबर के साथ साथ आप हमें कड़वी और कसेली बातें सुनाने के लिए आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की आप हमारी एनर्जी डाउन करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, आपने माशाल्लाह अभी इतनी जबरदस्त जीत की बात हो रही थी, लेकिन उसमें मैं आपको पॉजिटिव नोट पे शुरू करता हूं कि अच्छी बात ये पाकिस्तान की मईशत के लिए शायद जो हो सकती है इस तमाम ऐसे हालात में, वो ये कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइसेस में एक कमी का ट्रेंड नजर आ रहा है। अभी 88-89 के ऊपर क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, और ये कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में क्रूड ऑयल की प्राइसेस मजीद कम हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक जो फिस्कल स्पेस की हम बात करते थे, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा आप ये समझें कि ऐसी स्पेस मिलेगी कि शायद हम जो प्राइसेस हैं वो ना बढ़ाएं। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि पीडीएल जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो गवर्नमेंट उसको आगे इंक्रीज करेगी, प्राइसेस के ऊपर उसको लगाएगी और प्राइसेस फर्दर बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरती हैं, जो कि एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं अगले 2-3 हफ्तों में, तो वो पीडीएल को शायद गवर्नमेंट को लगाने के बावजूद भी हमारी प्राइसेस इंक्रीज ना हो। तो ये एक पॉजिटिव खबर है और हम दुआ करते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस और कम हो जाएं। अच्छा, अब 2-4 चीजें अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं करता चलूँ आपके साथ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट को भी और हमारे नाज़रीन को भी नोट ये कर लेना चाहिए कि इसके बावजूद कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, एनर्जी की प्राइसेस, क्योंकि IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ दोबारा इस बात को समझ लीजिए कि इस पे जोर दिया है कि एनर्जी की प्राइसेस को हमें बढ़ाना होगा, जो हमने उनके साथ एग्री किया था। सेकेंडली, जो आपका फ्लड की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आए हैं, उसकी वजह से आपकी जो शॉर्टेज है वो अभी से ही हमें नज़र आना शुरू हो गई है, सब्जी के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, और उसके साथ साथ जो मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वीट की शॉर्टेज होने वाली है। तो गवर्नमेंट को खुदा के लिए थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और ये देखें कि हमें कैसे फ्लोर यानी कि आटे को दिसंबर ऑनवर्ड उसकी सप्लाई को हमें बहाल रखना है, क्योंकि ना सिर्फ अभी वीट की शॉर्टेज हो जाएगी बल्कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में वीट की शदीद शॉर्टेज का खतरा है। तो हमें अल्टरनेटिव इंपोर्ट के सोर्सेज को भी देखना होगा। अच्छा, बिल्कुल, ये भी सोर्सेज को देखना होगा। सर, इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि फिर जाहिर बात है हम जो कर्ज का जिक्र कर रहे हैं इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो फिर ओवरऑल इसके जो इसका जो रिजल्ट है
वो इसी सूरत में आएगा कि अवाम के ऊपर एक और बोझ आएगा महंगाई का, जो कि ऑलरेडी आ रहा है। एक तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि फ्लड की वजह से बहुत हद तक हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से एक महंगाई की लहर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और फिर आप क्या समझते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ने वाली है? फिर तो एक अजीब मुझे सूरत नजर आ रही है जो है ना मुस्तकबिल करीब में। देखिए शादेब, अब तो मेरे ख्याल में इतने हमने प्रोग्राम किए, अब आप खुद आपको भी और हमारे नाज़रीन को भी अंदाजा हो गया होगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम इसको मजमूई तौर पे देखें तो ऑब्वियसली महंगाई में और इजाफा होगा। अब उसकी दो चार बड़ी ऑब्वियस सी वजूहत है। अगर आप अपने यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा देंगे, अगर आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट, जो भी दूसरी रिलेटेड कॉस्ट है वो जब आपकी बढ़ जाएंगी तो उससे ऑटोमेटिकली प्राइसेस आपकी बढ़ेंगी। प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ जो प्रॉब्लम ये है, जो खदशा जिस चीज़ का है वो ये कि शॉर्टेज कहीं ना हो जाए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी तो चले बड़ी हुई प्राइसेस पे आपको अशिया दस्तयाब तो होंगी, लेकिन शॉर्टेज का मतलब ये है कि चीज़ें मार्केट में बिल्कुल नहीं होंगी और आप यूड बी विलिंग टू पे एनी प्राइस, बट वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होगी। तो इस चीज से हमें बचने के लिए गवर्नमेंट को हमें जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो वार्न कर रहे हैं कि आप देखें, पहले से प्लान करें। अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट के लिए आप देखेंगे कौन सी चीज कहां से इंपोर्ट करनी है या किस तरह से उसको सप्लाई को स्टेबलाइज करना है। बिल्कुल ऐसा, कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा साथ शुजात भाई, इस तरह आप बता रही सिचुएशन, अभी हमने वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल साहब की भी परेशानी का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि भाई मैं भी इस चीज़ से परेशान हूँ। तो क्या उनकी परेशानी एक आम पाकिस्तानी वाली थी कि भाई ऑब्वियस सिचुएशन अगर हम देखते हैं उनको तो हमेशा वो बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा, उनको मैंने कभी हार्डली स्माइल करते हुए देखा है, बिकॉज जब से वो हुकूमत में आए जाहिर है उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है और सवाल भी बहुत उठते हैं ऑब्वियसली, साथ में जो है वो तनकीद का भी सामना है। क्या लगता है आपको शुजात भाई के उनकी परेशानी से कोई वो हल निकलने का कोई चांस बन रहा है, या हम भी बस परेशान ही हो सकते हैं? फिर मेरा ख्याल ये है कि शॉर्ट टर्म में अभी जितने भी हैं ये फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, किसी तरीके से हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इससे कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, जो बड़ी एक अजीब गैर यकीनी सूरत हाल है, तो ना तो इन्वेस्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना बहुत सारे लोग हमें ना कर्जा दे रहे हैं। जो दूसरी चीज़ें वो कॉरपोरेशन के मामलात में भी इंटरनेशनली नेशनली भी बहुत ही बड़ी एक गैर यकीनी सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि वज़ीर ख़जाना या गवर्नमेंट की जो टीम है वो कुछ ऐसे इक़दाम कर पाएगी जिससे अवाम को रिलीफ होगा, मेरे ख्याल में ये शायद ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा। मुझे उम्मीद नहीं है, मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ कि शायद कोई रिलीफ मिल पाए अवाम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मुआशिर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले पाकिस्तान में जिस तरीके से आप फरमा रहे हैं कि जो हालात इस वक्त हैं, एक तरफ फ्लड है, दूसरी तरफ हमारी मईशत के मसाइल हैं, फिर जिस तरीके से हमारे कर्जे में इजाफा होता जा रहा है, तो अभी मुस्तकबिल करीब में हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि हमारी मईशत में कोई बेहतरी आएगी या महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पॉसिबल ही नहीं है अभी। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन उन्होंने बात यही कहा कि आगे में ऑब्वियसली नेगेटिव बात या कोई भी बुरी खबर करने से पहले उन्होंने अच्छी बातें भी हमें बताई। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुजात मुबारक फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। छोटा सा वक्फा लेते हैं, शाज़ेब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रिया पाकिस्तान में शाज़ेब फरमाया कर रहे थे आपका इंतजार। और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले शुजात भाई ने हमें बड़ी जो है गाइडलाइन दी कि भाई इस तरह की सिचुएशन है, आपको रियलिटीज का पता होना चाहिए कि जिन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, कमी आएगी, बट देन अगेन जो रोजमर्रा की चीजें हैं शाज़ेब, उनमें जिस तरह चिकन एक बहुत ही अहम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर कोई भी खाना नहीं बनता और बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारे यहाँ। और अब तो खैर वो भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आटे का बहरान पैदा हो रहा है, सब्जियों का बहरान पैदा हो रहा है, इसके साथ साथ फसलें भी तबाह हो रही हैं। पूरे खैर मुख्तलिफ सूबे हमारे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि मुर्गियों के फार्म बहुत मुतासर हुए हैं, और इस वजह से मुर्गियों की कीमत में एक बहुत ज़्यादा इजाफा हम देख रहे हैं ऑलरेडी। मुल्क भर में मुर्गी गोश्त की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का फी किलो गोश्त 500 से भी बढ़ गया है, फी किलो 500 से बढ़ गया है।
और एक मुर्गी नॉर्मली 1.25-2 किलो की तो होती है माया, इसका मतलब 1000 रुपए की आपको एक मुर्गी अब मिलेगी। तो आपको जो मुर्गी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो मुर्गी तो होगी नहीं, वो कुछ और ही इतनी सी शक्ल में नजर आएगी, और जो मुर्गी आपको चाहिए वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी जेब से बाहर। इसी में मजीद बात सही कह रही है, मूवी ही है महंगाई रिकॉर्ड लगा मेरा। खैर एनीवे, इसी में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है सदर पोल्ट्री एसोसिएशन राव अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अभी जो हमने बातें की राव साहब, वो आप समझ रहे हैं कि सही है, हमने कोई गलत बात तो नहीं की? किसी हद तक ठीक है और किस हद तक ठीक नहीं है? इस हद तक ठीक नहीं है कि मुर्गी का रेट जो है ना अप एंड डाउन होता रहता है, इसमें ठीक है। कोई इतना वो नहीं है कि एक दफा बढ़ गया तो ये नीचे भी हो जाता है, वो कोई इतना। लेकिन अभी हम जो मुसलसल इजाफा देख रहे हैं खास तौर पर, मुसलसल एक माह में मैंने तो नीचे आते हुए नहीं देखी, ऊपर जाते हुए ऊपर ही जा रही मुर्गी के पर अभी लग 2 गए। दिन से जो है ना रेट नीचे आए। अच्छा, जी कितना नीचे आया? कल से तकरीबन जिंदा मुर्गी पे 40 रुपए तकरीबन कम 40 रुपए, तो बड़ा फर्क है। 40-44 रुपए कम हो गए। हमें तो सब लगता है कि मुर्गी को वाकई ऐसे पर लग गए हो, उसकी प्राइसेस में ऐसे ही लग रहा है मुर्गियां बुढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है। लेकिन ये महंगी होने की वजूहात क्या है, बुनियादी वजूहात असल क्या है? में महंगी होने की जो वजूहत है ना, कराची में हमारे लिए मसला ये है कि पहले तो शुरू के दिनों में जब सैलाब आया तो कुछ दिन जो है ना रास्ते बंद हुए थे, उस वजह से जो है जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो आड़ती हजरात हैं, उन्होंने उसका भी बेनिफिट लिया, और उसमें जो है कुछ मुर्गी शॉर्ट थी तो उन्होंने रेट जो है ऊपर कर दिया। अच्छा, वरना रेट जो है कमिश्नर साहब ने इसके फिक्स किए थे। फिक्स कहाँ पर किए थे राव साहब? ये कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब ने। हाँ नहीं, फिक्स कहाँ पर किए थे? मतलब रेट आप कह रहे हैं ना फिक्स कर दिए थे, तो किस नंबर पे फिक्स किए थे? इस पे किए थे आड़तियों के लिए, उन्होंने फार्मर्स के लिए 220 रुपए जिंदा मुर्गी का रेट निकाला था। अच्छा, और जो सप्लायर है वो 228 रुपए, अच्छा सप्लायर 228 रुपए, और शॉपकीपर 235 रुपए। सो 235 शॉप वाला, यानी कि इससे ज्यादा, मतलब वो तजावुज अगर इससे ज्यादा इख्तियार करता है तो फिर वो गलत है ना? वो गलत है। हाँ। लेकिन उसमें एक फैक्ट है ना, मसला ये है कि हमारा जो तरीकेकार है ना इंतजामिया का, वो सही नहीं है। दुकानदारों के पास तो खरीदने के बाद मुर्गी पहुंचती है, ठीक है, यानी उसकी दुकान पे पहुंच गई तो वो खरीद के ले आया, ठीक है, क्योंकि वो जब महंगी मुर्गी खरीद के लाया तो वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि 340-44 रुपए में खरीदे और 235 रुपए में बेचे। बिल्कुल ठीक है, नुकसान में तो नहीं ये बेचेगा, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो घाटा है। जो पीछे से जिनसे फार्मर से जिन्होंने अपना रेट दिया था कमिश्नर साहब को कि हमें 220 रुपए में 210 में पड़ती, हम 220 में सेल करेंगे, ठीक हो गया, वो अपनी उस कमिटमेंट पे पूरे नहीं है। सप्लायर जो हैं उन्होंने 8 रुपए अपनी बचत के साथ आगे बोला था कि हम सप्लाई देंगे, ठीक हो गया, वो भी उस पर बिल्कुल पूरे नहीं उतर रहे, वो अपने जो है 18-20 रुपए अलग से रख रहे हैं। अच्छा, ओ हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि हम इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में जो सैलाब की सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें हमारी फसल तो तबाह हो रही है, लेकिन आप समझते हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा है बहुत हद तक, और आगे आने वाले वक्त में हम ये नुकसान वाज़ेह तौर पर देखेंगे महंगाई की सूरत में? ऐसा है कि नुकसान तो फार्मर्स का हुआ है काफ़ी। बलूचिस्तान में जैसे पूरे के पूरे सिंध फार्म में, बलूचिस्तान में ज़्यादातर बलूचिस्तान में जो फार्म थे वो जो है सैलाब की नज़र हुए। उसमें जो फार्मर है जिसका माल, जिसका तैयार मुर्गी थी, उसको बहुत लॉस हुआ है, और सिंध में भी कुछ जगहों पे हुआ है ऐसा। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये मुसलसल जो है ना बढ़ गई। ये मुर्गी जो है 28, 34, 36 दिन में तैयार हो जाती है कंट्रोल शेड में, और जब ये मुर्गी ज्यादा तैयार हो जाती है इसका रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है ना। अच्छा ठीक है, अभी आप ये बता रहे थे जिस तरह का फार्मर का 220, सप्लायर का 228 जो कि बताया गया, और शॉप वाला 235, लेकिन आपने कहा इसमें होता नहीं है। अभी बताइए, आपने कहा कमी आई है तकरीबन 40 से 42 रुपए, ऐसे ही आपने कहा इतनी कमी आई है? तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये कमी अभी आई है। इस वक्त आपने कहा कि उसकी जो है ना इस वक्त उसकी ग्रोथ के ऊपर है, कितना वो इस वक्त ज्यादा हो जाती है मुर्गी तो जाहिर उसकी कीमतें। इस वक्त अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तमाम सैलाब की सिचुएशन को देखते हुए, तो इस वक्त जो पौध है मुर्गियों की, उसकी क्या सिचुएशन है? वो बेहतर होगी अभी, या अभी इसमें और कमी आपको लग रहा है आते हुए? बेहतर हो सकती है। वो कैसे? उसका तरीक़ाकार ये है कि असल में जो हमारा कराची शहर है ना, इसमें शॉपकीपर्स और आवाम के साथ जो है ना वो ज्यादती है। ठीक हो गया, शुक्र, आपने अच्छी बात कही। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो पूरे मुल्क में जो है ना एक सिस्टम है कि वहाँ पे हर शहर के अंदर मंडी लगती है, दूसरे इलाकों से भी वहाँ पे सप्लाई आती है,
मगर कराची में जो है बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। अगर वो सप्लाई आती भी है तो वो उन्हीं आड़तियों के थ्रू आती है, वो अपना प्रॉफिट रखने के बाद अपने हिसाब से शॉर्ट करके मुर्गी आगे बेचते हैं और दुकानदार जो है ना फिर महंगे लेने पे मजबूर हो जाते अच्छा, हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अवाम को मुर्गी मिल महंगी रही है। मिल महंगी रही। ये हमें बताएं कि आने वाले वक्त में या अगले महीने में कोई चांसेस हैं कि ये कीमतें कुछ नीचे आएंगी? तकरीबन आएंगी नीचे ही। किस हद तक आ सकती हैं? जैसे अगर अभी कहा जा रहा है कि 500 रुपए किलो हो चुकी हैं, तो फिर क्या कोई चांस है कि ये 400 350 पे आ जाए दोबारा? आ जाएगी। अगर मुर्गी की ग्रोथ अच्छी हो गई, मौसम आगे अच्छा आ रहा है, इसमें मुर्गी अच्छी तैयार होती है, ठीक है, तो ये नीचे आ जाती है, नीचे आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हम महंगाई में देख सकते हैं खास तौर पर कि अगर मुर्गी की कीमतें अभी बढ़ भी गई हैं तो चांस है कि ये 350 तक वापस आ सकती है। 350 तक वापस आ सकती है। यानी कि अगर आम आदमी इस वक्त ही हमारा जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए ये वाली बात है कि इस तरह की ग्रोथ को भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन कीमतें नीचे आई हैं। इस तरह कुछ दिन उन्होंने वैसे भी कहा। अच्छा, एक चीज मुझे और जाते जाते आप बता दीजिएगा राव साहब, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं प्रोग्राम में नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, कि जिस तरीके से गोश्त जो मिलता है, खाली जो गोश्त, इस तरह से लोग अक्सर खाली टांगे और थाइज वगैरह मंगवाते हैं या ड्रम स्टिक्स मंगवाते हैं, इस तरह करके वो अलग से मंगवाते हैं, उसकी कीमतें आसमान से उसकी भी बातें कर रही होती है। कहीं ऐसा बैलेंस आपकी नजर में अगर एक लेने वाला आम आदमी कि वो समझ सके किस तरह कीमतें रखवानी चाहिए, कितनी होनी चाहिए तो वो ले, नहीं होनी चाहिए तो वो ना ले, उसको क्या मशवरा देंगे? असल में जो मसला आता है ना, तो हड्डी वाला गोश्त जो है, जैसे कि किसी भी आप उसमें चले जाएं, बड़े के गोश्त में चले जाएं, आप बकरे के में चले जाएं, जैसे आप कम हड्डी का गोश्त लेंगे तो उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो हड्डी बचती है वो कम रेट में बिकती है, दुकानदार उसको कम रेट करके बेचता है। बिल्कुल सही। वो जो डिफरेंस होता है वो समझो आपको जो अच्छी चीज दे रहा है उसमें, और उसको बैलेंस करने के चक्कर में ये रेट होता है। देसी और दूसरी वाली मुर्गियों के उसमें प्राइसेस में अभी बहुत फर्क है या अभी उतना ही है जितना पहले भी? देसी मुर्गी का तो खर रेट ज्यादा है, काफी ज्यादा होता है। इस वक्त क्या रेट चल रहा है देसी मुर्गी के हिसाब से? तकरीबन 750 रुपए जिंदा मुर्गी है। जिंदा मुर्गी है 750, तकरीबन 1400-1500 रुपए किलो। वैसे ही वो हो जाए ना, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जब बन रही होती है तो देसी मुर्गी इतनी सी रहती है और उसको गलने में कितना टाइम लगता है। खैर एनी हाउ, हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। रावल साहब को और भी बहुत सारे काम होंगे, डेफिनेटली आपके वक्त का भी है। शुक्रिया। इसमें 1 मिनट चाहिए मुझे। जी आप ले लें। सिर्फ और सिर्फ ये 1 मिनट चाहिए इंतजामिया से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और जो भी मिनिस्टर है हमारे लाइफ स्टॉक के। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि जो छापे मारे जाते हैं दुकानों पे ऑलरेडी मुर्गी खरीद के आ चुकी होती है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जो कराची शहर के अंदर मुर्गी आए, जो दुकानदार अगर नाजायज मुनाफा करते हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सिर्फ दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होती है क्योंकि वो खरीद के पहले बैठा होता है तो वो महंगी बेचनी पड़ती है। जो सप्लायर है, जो फार्मर है, उनको बिल्कुल चेक नहीं किया जाता, ना उन पे कोई जुर्माना किया जाता है। आपके मुताबिक कार्रवाई करनी है तो पहले उनको चेक करें, अगर कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ दुकानदार बढ़ा रहे हैं तो फिर आप कार्रवाई करें। फिर कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप शो में। मुर्गियों के जो दाम हैं वो आपके और मेरे सामने हैं। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि एक आम इंसान की पहुंच तक है मुर्गी या नहीं, या उसको पर लगेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले वक्त में छोटा सा वक्फा रहेगा हमारे साथ और थोड़ी देर बाद होंगे डॉक्टर खुर्रम रशीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में शादी और माहिर के साथ। सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाजिब अहमद के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम। वो ये है कि आजकल एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है बहुत सारे लोगों का, और वो है गंजपन का। इस गंजपन से किस तरीके से बचा जाए, या क्या ऐसे तरीकाकार है कि इसको अवॉइड किया जाए, या एटलीस्ट आपके बाल गिरना बंद हो जाए, क्योंकि आजकल ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। माया, पानी के मसाइल हैं या क्या मसाइल हैं, हर दूसरा शख्स जो है ना वो गंजपन का शिकार हो रहा है। सही कह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी के मसाइल इसलिए भी, एक तो देखिए हम खाते क्या हैं, डाइट बहुत डिपेंड करता है, हम खाते क्या हैं। यू आर व्हाट यू ईट। आप कुछ भी कर लें, ऊपर से आप ना, मैं कहती हूँ सोना डाल लें अपने ऊपर, लेकिन आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद आपको आज के वक्त में जिस तरह हम
हम कोरोना के गुजरे हैं, उसके बाद बाल गिर रहे हैं, लोगों को टाइफाइड हो रहा है, अब जिस तरह अल्लाह माफ करे हमें डेंगू का इतना बड़ा जो है खतरा, इससे एवरीबडी इज गोइंग थ्रू, बहुत ये बचत करें फेज डेंगू है। से, please। फिर पानी का जिस तरीके से अब बैक्टीरिया आ रहा है, जर्म्स आ रहे हैं, वायरल्स आ रहे हैं, उससे पानी और उसके बाद अच्छे खासे बाल लोगों के गिर गए, तो जिनके ऑलरेडी कम है उनको तो वैसे ही गिर गए बाल। अच्छा, दुख ये होता है कि आप इतने सारे जो है ना टोटके अपनाएं और टोटके ट्राई करें, लेकिन फर्क कोई ना पड़े और आप मजीद गंजे होते जाएं। लेकिन इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया हमारे अमराज जिल डॉक्टर खुरम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माया कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल, मैं बड़ा इंतजार करता हूँ और यकीन करें लोग पूरे हफ्ते शो का इतना जिक्र करते हैं। लोग आपका ज्यादा इंतजार करते हैं, नहीं, लोग नहीं, आप क्यों ऐसे इंतजार कर रहे हो? प्रोडक्ट्स हमें लेकर कौन आएंगे। देखेगा? ऐसी बात नहीं है, हमें कोई नहीं देखता। मैं बड़ी बड़ी आज चीजें दिल में करके आया हूँ शायद, दबा के बैठे हुए हैं। दबा के बैठा हुआ और जब लोग बड़े राज पूछ रहे हैं, मगर मैं क्रेडिट खुद ले लेता हूँ। अच्छी बात कर रहे हैं आप, ले किसी का लेकर कुछ भी लेते ना। अपनों को क्रेडिट देने में कोई मसला नहीं है ना? होता, बिल्कुल। ये और क्या, बात है। सारा भाई, क्रेडिट आपका और है। जो आपको आपके फेवरेट होते हैं उनका क्रेडिट तो आप खुद ही ले लेते हैं। बिल्कुल ये ऑब्वियसली। वाली हम चीज़। देख रहे हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं और अरे- ये मेरे और शाहजेब के लिए आई हैं, आप लोग ज्यादा खुश मत हो जाइएगा। आप हाँ, लोग। अरे ये आप ले, बिल्कुल आप लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। गंजपन का हाँ, ये क्या please। मसला है? जी शायद देखिए, बड़ी Reasons। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले reasons। रीजन देखिए, एलोपेशिया, ठीक है। बाल खोरा, ठीक है, बाल झड़। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जी प्रोटीन की कमी। ओह, अच्छा जी, प्रोटीन का नाम आती है, लोग कहते हैं गोश्त गोश्त हाँ। गोश्त, कुछ भी नहीं। छोले, दालें, दालें, लोबिया, पालक, इसमें भी सब चीजें, ठीक है। अच्छा, तेल लगाना नहीं, तेल नहीं लगा सकती। यही तेल ना लगाने की बड़ी कोई बीमारी है तेल लोगों ना को। लगाने की बड़ी बीमारी है जी। वो अच्छा, बच्चे कहते हैं, वो माएँ कहती हैं जी बच्चे नहीं लगा सकते, स्कूल में मना करती नहीं, है। आजकल गर्मी है, ये तेल गर्म गर्मी होता है। है, सर्दी है तो ये हो जाती, मतलब ये सारे ऑयल, मसाइल। अच्छा, ऑयल नहीं और लगाते। मैं बताऊं कि वो जैसे बहुत खवातीन बड़ी सीजन जो दादी होती हैं, जो नानी थी, तेल कैसे लगाते हैं? मैं बड़ा यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूं तेल कैसे लगाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं अच्छा, फ्राइंग पैन में डाल सुरमा कहाँ मिलता है? आप यकीन करें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप यकीन हैरान रह जाएंगी, मेरा ख्याल है कि अमेरिका से लड़के आते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियां आती हैं बाहर से आने वाले। मतलब उनको जो वहां उनका ब्रॉटअप भी वहीं हुआ, उनको पता होता है उपटन क्या है। मगर यहाँ खवातीन उपटन क्या चीज है ये, मतलब देखिए, उपटन Are तो you serious? जी मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। एक Oh my प्रोग्राम हमें God। करना बर्गर पड़ेगा, लोगों माया, का जिक्र कर। ज्यादा एक प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा कि क्रीम कैसे लगाते हैं, तेल कैसे लगाते हैं, सुरमा क्या चीज है, उपटन क्या चीज है, कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। पर चला सुरमा बालों पे और तेल आंखों में डाल ले। नहीं, मगर ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। अच्छा, ये भी पूछते ये हैं लोग बड़ा आके। अच्छा सवाल कर लिया आपने। देखिए, तेल तो आंखों में नहीं डालेंगे, मगर सुरमा एलोपेशिया में जरूर लगाएंगे। ओ रियली? बिल्कुल, एक बड़ी लोकल रेमेडी बता नसीम के शाह की इलाज तरह मेरी करेंगे। भी अल्लाह मदद कर रहे हैं, खुद ब खुद नेचुरल चीजें आ रही नेचुरल हैं। चीजें आ रही है ना। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा एक लिमिटेड बड़ा जबरदस्त टोटका। अगर आपको बाल बिल्कुल गायब हो गए, आपके पास दवाई नहीं है, आप गांव में रह रहे हैं, छोटे शहर में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लें सरसों का तेल, सरसों का तेल। उसमें जलाएं एक रुमाल के साइज की जूट की बोरी, जो नहीं होती आटे की, बिल्कुल, अनाज की, वो उसके अंदर बेनतहा विटामिन होते हैं, क्योंकि वो पटसन होता है, वो पानी में खड़ा रहता है, उसके अंदर बेनतहा सॉल्ट, विटामिन, मिनरल, ठीक है। उतना टुकड़ा आपने जलाया, ठीक है, तेल में डाला, और एक छोटी शीशी सुरमे की, पूरे पाकिस्तान में लोगों को कराची से कश्मीर तक मिल जाएगी। जगह मिल जाती है। लोग परेशान रहते हैं सुरमा कहाँ से मिलता है, ठीक है। वो कहते हैं सुरमा लें, मैं कहता सुरमा, Very सुरमी लें, सुरमी भी एक चीज आती है। उनका अच्छा, सुरमी। एक बात है, सुरमी, लेकिन काजल, सुरमा के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो जाली भी बीच में आना शुरू हो गए हैं। उसका बिल्कुल ख्याल बिल्कुल, रखना देखिए जरूरी उसका है। ख्याल, देखिए 2-4 कंपनियां बड़ी मशहूर हैं, हाँ। ठीक है, आप उसका जाके या फिर आप किसी अच्छी दुकान पे जाएं, वहां से लें। अच्छा, ग्रे सुरमा या ब्लैक सुरमा, कोई सा भी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया जी, 1 पाव तेल लिया, ठीक है, एक बड़े रुमाल के साइज जूट की जला के डाली, और एक छोटी शीशी सुरमे की, ये एक लोकल रेमेडी है, मिलाया, और बालों में जहां जहां आपके बाल गायब हो रहे हैं खूब मालिश की, अच्छा, जहाँ पे गैप्स हैं, जहां पे वो- पूरे सर पे करें, पूरे सर पे करें। और जब आप करेंगे, हो सकता है थोड़े से दाने आ जाए, छोटे मोटे, घबराने की बात नहीं। और लकड़ी का कंगा ले ले। लकड़ी अच्छा, का उससे आप कंघा। खूब कंगा करें। जब आपके बाल गिरेंगे ना, देखिए 100 से 150 बाल रोजाना गिरते हैं। Right. एक ना, अब आप यकीन करें माया, बड़ा हैरान हो जाएंगे माया भी, शाह से भी, कि बहुत सारी लड़कियां आती हैं, लड़के, वो एक रोजाना के पैकेट बना के लाते हैं, आज ये बाल गिरे, कल वो इतने बाल तो आपके गिरते हैं, 100 से 150 बाल नॉर्मल naturally लोगों के भी गिरते हैं। हर एक लोगों की भी के, गिरते हैं। बिल्कुल वो टेंशन लेकर ना उसको मजीद उसको हाँ, लगता है वो बाल लोग गिर गिनते हैं जाते कि हों। जी एक बाल नहीं गिरना। अच्छा, कोई ऐड चलते हैं ना, एक बाल नहीं गिरेगा आपका, ये हो नहीं सकता। अच्छा, ये उन्होंने wow, मामला thank you। खराब किया है। उन्होंने भी मामला खराब Right. किया, उन्होंने मामला, देखिए आप जितनी मालिश करेंगे, देखिए अच्छा दरख्त होता है, उसके नीचे कितने पत्ते गिरे होते हैं, वाह, तो नई वाह, ग्रोथ होती है ना। तो इसी तरह एलोपेशिया में, अच्छा एक बड़ी चीज, बड़ी बात है stress, वैसे, है अच्छी ना। बात बताई। देखिए अच्छा दरख्त होगा, एक टुंड मुंड सा दरख्त होगा, तो कोई इसके नीचे कुछ नहीं।
टुंड मुंड सा दरख्त, टुंड मुंड सा होता है, हाँ, नया टुंड- वक्त लफ्ज़ है ना, क्या है ना, है? टुंड मुंड अच्छा, गंजा सा, खवातीन में भी ये बहुत ज्यादा है, ये गंजपन का जो पैचेस आ जाते हैं इस तरह के। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं बता, देख लो देख लो देख लो। वो तो तसल्ली से सही देखिए। है आपकी जुल्फे माशाल्लाह देख हेल्दी रहे बात। थे, माशाल्लाह जुल्फे देख रहे थे। अच्छा पता है, मैं इंपॉर्टेंट बात हूँ कि देखिए खवातीन में बहुत है, बच्चों में बहुत है, मर्दों में बहुत है। स्ट्रेस बड़ा फैक्टर है। सेकंड चीज, बहुत ज्यादा हेयर डाइज जो फैशन के लिए लड़कियां लगा लेती हैं, ये हेयर स्प्रे कर लिया, जेल लगा रहे हैं, बाल खड़े किए हुए हैं, मूव लगा रहे हैं, रात को मूव और जेल लगा के सो अच्छा, गए ये हेयर लड़के। स्प्रे हमारे तो डेली ख्वाब लगता अच्छे है। आते होंगे। नहीं, और ये हेयर स्प्रे हमारे तो डेली लग रहा है, तो हम ये जो जिनके डेली हेयर स्प्रे लग जाता है, जी जी जी, तो क्या करना चाहिए? उसको तो बिल्कुल रात में जाके आप पहले अच्छी तरह से तेल लगाएं और वैसे तेल लगा ऑयलिंग के डेली आप करता हूं। ऑयलिंग बिल्कुल सही है, और तेल लगा के सो जाएं आप, ठीक है। और सुबह उठ के आप दम पे सुबह नहीं नहीं, सुबह उठ के आप नहाए है ना, जरूरी है, अच्छा। और डेली भी वॉशिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते माया आप अनाउंस भी करेंगी कि हम अपने व्यूअर्स को कोई उनके लिए सल्फेट फ्री शैम्पू का गिफ्ट देंगे, Really? जो बिल्कुल उनके लिए That's लेकर very आएंगे, nice. और एक विटामिन देंगे साथ में। देखिए बाल खोरे के लिए जिसके अंदर देखिए 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बालों की ग्रोथ में। एक तो बायोटिन, ठीक है, कैरेटिन, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम, ये पांचों चीजें इसमें मौजूद हैं, ठीक है। आप ये क्या करें, ट्वाइस अ डे 2-2 घूंट दूध के साथ लें, आपके मोटे मोटे बाल निकलना शुरू हो अरे जाएंगे वाह। फौरी तौर पे। ये भी हम मुंह पे गिफ्ट भी? देंगे। नहीं नहीं, अरे अच्छा ये बड़ा, अरे मैं क्या तो ऐसे कहते मैं सवाल क्या करती हूँ। सवाल, अच्छा बिल्कुल, अच्छा मैं मुंह पे भी ना जाए, हम ट्रीटमेंट, कितना मैं मुझसे आप मुड़वाएंगे। यकीन करें, मैं ट्रीटमेंट अच्छा मेरा नहीं गोल्ड आना नहीं शुरू हो नहीं, गया। मैं बड़ा अच्छा मैं सब ये अच्छा सवाल है वैसे। बहुत, अरे मैं अच्छा विटामिन देता हूँ, की ग्रोथ बढ़ जाती है ना नहीं बालों की। नहीं, मैं शायद माया ने क्या सवाल किया, अच्छा मैं भूल गया था। आज आमद हो रही है मुझे। बहुत, अब मैं बालों का ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ ना, लड़कियों को ये विटामिन खाएं, ये तेल लगाएं, ये आपको इंजेक्शन लगाएं। अच्छा मगर वो तेल लगाऊंगी और विटामिन खाऊंगा तो चेहरे पे तो बाल नहीं आएंगे। तो मैं कहता हूं देखिए चेहरे का तो एक पैटर्न ही अलग है ना, आपकी एक बॉडी में अल्लाह ने, अच्छा एक अगर आप कहते हैं कि हार्मोन्स, वो समझते हैं हार्मोन कोई आसमान से, देखा जब बच्चा पहले ही क्राई करता है ना, पहला और आखिरी सांस तक हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो गया, मैं शो में लेट हो गया, ठीक है, डिफरेंट एजेस, बच्चे को डांट पड़ेगी, शादी, बच्चा, टेंशन, हाँ। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं आपको स्ट्रेस हो गया, ये फाइट और फ्लाइट वाला जो हार्मोन्स होता है आपके अंदर ना हो तो आप 2 मिनट में खत्म हो जाए। तो आपके हार्मोन नेचुरली होते हैं, मगर देखिए लड़कों को एलोपेशिया दाढ़ी में भी होता है, ठीक है, मगर लड़कियों का ये पैटर्न बिल्कुल अलग है। अगर आपके थोड़े से बाल आ जाते हैं लड़कियों के, तो कोई एबनॉर्मल चीज नहीं, हार्मोन्स ही नहीं है, आपकी फैमिली में भी रन करता ऐसे है। कौन सी खातून की मूछें नहीं होती मुझ समेत, सबकी होती नहीं हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो बाल आते हैं, ये एक नेचुरल चीज सही है। बात अच्छा है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग समझते हैं, हमारी एक क्लास डेवलप हुई है, वो समझते हैं जितना महंगा खाएंगे ना उतने अच्छे बाल आएंगे, उतनी अच्छी बॉडी होगी। अच्छा, महंगे या सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सही बिल्कुल जितना खालिस और जितना सही जितना सिंपल आप खाएंगे, ये जौ का दलिया, पालक का इस्तेमाल, मछली, दालें, देखिए हर चीज ही महंगी है, मगर आप उसे बजटिंग करके तरीके से खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर तरीके से चले तो जी। सब कुछ इतना महंगा है, मतलब महंगा तो सब कुछ है, मगर लेकिन इतना भी अगर नहीं है। कंपैरिजन करें ना, सब चीजें इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं नहीं होती है। है। आप मुर्गी और मछली में कितना डिफरेंशिएट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। कराची में आपको बहुत सस्ती मछली मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। एक सवाल में जी, जी, और आ जी, रहा है, मैं। और वो ये क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ तो आप भी उसकी जरा रहनुमाई जी, जी, फरमाइएगा। जी, जी। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार या बहुत से बहुत 2 बार शैम्पू करती हूँ, बाकी सिर्फ पानी से धोती हूँ सर। क्योंकि मुझे एक और एक्सपर्ट ने यही कहा था कि उन्होंने बड़ी लॉजिकली मुझे समझाया, एक फॉरनर थी, उन्होंने मुझे कहा एक बात बताओ, जब दुनिया में शैम्पूज और सोप्स नहीं थे तो लोग किससे धोते थे? पानी से धोते थे ना। तो शैम्पू बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी आपके बालों और आपके स्कल के लिए अच्छा नहीं। जी डॉक्टर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रही हैं, बताएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मगर माया देखिए मसला ये है कि वो एक तो अमेरिकन थी, वो आई थी, अच्छा हम लोग नहीं रह नहीं, रहे वो हैं, नहीं, मैं कहीं बाहर कहीं, अच्छा बाहर गई हाँ, थी, मैं मगर श्रीलंका इस तरह की कंट्री श्रीलंका, देखिए अच्छा श्रीलंका वगैरह में भी एक तो वहां आपने देखा होगा बाल कितने अच्छे होते बहुत हैं, अच्छे। ठीक है। सेकंड चीज ये कि हम कराची में रह रहे हैं, ठीक है, एक तो यहाँ डस्टी बहुत है, ठीक है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइट पे होनी है, मगर ठीक है आप ऐसा करें कि अगर आप बाल, आपको बहुत ही मजबूरी है, बहुत ही आप जिम भी जा रहे हैं, स्टिकी हो जाता है, obviously। तो आप हफ्ते में 3 दिन धो लें। अच्छा। और मैं एक शैम्पू लेकर आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक, बिल्कुल next हम week अपने व्यूअर्स को भी देंगे, सल्फेट फ्री होगा, उससे आप बाल धो सकते हैं। और तेल लगाने के बाद आप क्या करें, लोगों को ये बड़ी गलत फहमी है कि जी अगर 5-6 घंटे लग गया तो आपके पोस्ट क्लॉग हो जाए, नहीं, आप खूब मालिश करें और लकड़ी के कंगे से उसको कंगा करें, और डेड बाल जितने कोमिंग करें, जितने बाल गिरेंगे उतने बालों की ग्रोथ आपकी तेज होगी। लकड़ी की कंघी की क्या अच्छा, साइंस? मुझे माया की थोड़ी सी ये बात इसलिए
इसलिए भी समझ आई, हमारे वालिद साहब जो है ना, उन्होंने कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया और अभी भी माशाल्लाह उनके इतने सिल्की स्ट्रेट, इतने अच्छे बाल हैं। बिल्कुल लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि उस वक्त की खुराक अच्छी थी, पानी अच्छा था, लाइफस्टाइल अच्छा था। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पानी है ना वो बेड़ा कर रहा है। मगर अभी मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन क्या करती हैं, आंवला रीठा से ककाई खास पानी भर के उससे धोती हैं, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मगर फिर आपका लाइफस्टाइल, जल्दी सोना, सिंपल खाना, थोड़ा वर्जिश करना। वर्जिश आपको पता है कितने बजे खाना खाती हूँ रात का? 6:30-7 बजे। आई डू डिनर बाय 6:37। भाई आपका तो मैं माया में बहुत 1-2 सवाल लोगों ने बहुत ज्यादा माया के लिए पूछे हैं, लोग बड़े इंस्पायर्ड हैं, वो शो देख के मेरा सवाल तो करते हैं, वो पूछते हैं कि वो क्या राज है माया ऐसी इतनी ज्यादा, पहले भी बहुत अच्छी लगती थी मगर ऐसी ज्यादा फिट कैसे हो गई? कवर कर रहे हैं वो नहीं मैं वो कह रहे वो ये माया ने कहा था, मैं मगर मैंने क्रेडिट खुद ले लिया है ना, इसलिए मैं बताने थैंक यू आपसे मुलाकात करके भी, और जो आप मच देते हैं वो बड़ी फायदेमंद साबित होती है। आप लोग जरूर ट्राई करें और आने वाले वक्त में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, शैम्पू मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना है। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, कुछ मजीद सेगमेंट्स भी शामिल करते हैं। पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ रहने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। और अब जिस बारे में हमें बात करना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है इस वक्त पाकिस्तान का जिसको सामना है, और वो है इस वक्त हमारा सैलाब और हमारे बारिशों और सारे तमाम पानी का जो हमें टेंशन है, जिस तरीके से इस वक्त जगह जगह पर हमें ये परेशानी का सामना है पाकिस्तान को। मंजर झील के बारे में आपको बार बार जो है आगाह भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, और एक और शिगाफ पड़ चुका है मंजर। बिल्कुल 0 पॉइंट से बड़ा रैला गांव में दाखिल हुआ, जिससे मजीद कई इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लोग जो हैं वो, जैसे कि हमने आपको माजी में ही बताया है, कि नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। पानी 7 यूनियन काउंसिल्स को डबोने के बाद इंडस हाईवे पर पहुंच गया है, और इसका मंजर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हम भी आपको दिखा रहे हैं कि वो इंडस हाईवे पे आने के बाद किस तरीके से वो मंजर पेश कर रहा है। वाकई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, कोई सड़क ही नहीं थी। एक वीडियो हमने ऐसी भी देखी जिसमें बाकायदा ट्रक और जो गाड़ियां थी, बसेस थी, वो डूबी भी नजर आ रही हैं। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर पानी की जो सतह है वो तकरीबन 8 या 9 फुट है, क्योंकि वो नजर नहीं आ रही है वहां पर गाड़ियां। जो साइन बोर्ड्स हैं वो तकरीबन पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जिन शहरों के बारे में हम बड़े आम और नॉर्मल तरीके से जहां हम ट्रैवल कर चुके हैं, इन जगहों पर हमने गाड़ियां चलाई हैं। मैं बजाते खुद, क्योंकि मेरे को खास में फैमिली रही है, अब यकीन करें दादू लाड़काना का 7 शरीफ और हैदराबाद से ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। इंडस हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब छोटा पुल भी जो है वो रेले में बह गया है। बेबस मुतासरीन खुले आसमान के नीचे इस वक्त जो है वो बैठे हैं और मौजूद हैं। 7 में सैलाब मुतासरीन ने इमदादी सामान के ट्रक जो है वो लूट लिए। ये एक और अफसोसनाक बात, मतलब चैलेंज अपनी जगह, तकलीफ अपनी जगह, दुख अपनी जगह, और अब ये लूट मार का सिलसिला अपनी जगह। जानते हैं हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज से वकास बाकिर हमें बताएंगे। वकास, ये क्या है? एक तो इस तरह हम बता रहे हैं कि छोटा एक जो है वो पुल टोल प्लाजा की तरफ भी वो भी बह गया, लेकिन अब वहां पर जो है जिस तरह लूट मार मच रही है, बताइए क्या अपडेट है उस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त 7 शहर की अगर हम बात करें तो मंचर झील में 3 रोज पहले जो 2 बड़े शगाफ डाले गए थे, उसके बाद 7 की 5 तहसीलें बूबक, जाफराबाद, वाहड़ और दीगर 2 इलाके मुतासर हुए थे और हज़ारों लोगों को नकल मकानी करना पड़ी थी। करीबन 1.5 लाख की आबादी थी जो 2 शगाफ डालने से 5 यूनियन काउंसिल्स मुतासर हुई थी। अब चूंकि मंचर झील का सैलाबी रेला आगे की जानिब बढ़ रहा है, भान सईदाबाद जो 7 तहसील का बहुत बड़ा शहर है उसको खतरात लाक हैं। रात गए करमपुर का एक इलाका है जहां पर उससे कुछ मकाम पर एक शाख में शगाफ डाला, जिसके बाद हज़ारों लोगों ने सारी रात नकल मकानी की। इससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई क़यामत का सा मंजर, और लोग बेसर जब पानी बरसाती जो सैलाबी रेला उनके देहात की तरफ अचानक से उसका रुख हुआ तो वो लोग बेसर सामानी के आलम में जिसको जो बन पड़ा वो वहाँ से निकल पड़ा। अब इस वक्त सूरत हाल है कि जो 7 तहसील की दीगर 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, टल्टी, भंबा और इससे मलिका दीगर देहात, वो उसमें वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। भान सईदाबाद को खतरा है और 7 शहर का जो बंद है
वो भी कमज़ोर है, उसके पुश्ते भी इतने मजबूत नहीं है। मंचर झील का जो बड़ा सैलाबी रेला, इस वक्त हम इंडस हाईवे पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन इस्माइल अख्तर आपको दिखाएंगे। ये ताहद्दे निगाह नहीं नज़र आ रहा है, ये कोई पानी की कुदरती गुजरगाह नहीं है। यहाँ पर लोगों के घर आबाद थे, ये सड़क थी, शाहराहें थी लोगों की। ये 7 टोल प्लाजा है जो इंडस हाईवे का है, जो अब इस वक्त लाड़काना जाने वाला पेशावर तक ये इंडस हाईवे जाता है। 7 से लेकर भान सईदाबाद तक दोनों शाहराहें इस वक्त ज़ेर आब हैं और इससे मुल्का तकरीबन 400 से ज़ायद देहात हैं जो 6 से 8 फुट पानी में है। कल हमने पाक फौज के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा था, जो बूबक के इलाके में लोग घरों की छतों पर पनाह लिए हुए थे और जो लोग रात में पनाह लिए हुए थे उनको वहाँ पर चूँकि अब इस पानी में सांप भी आ गए हैं और दीगर अशरातुल अर्ज़ भी उनको तंग कर रहे हैं। जो लोग कमज़ोर छतों पर घरों की बैठे हुए पनाह लिए हुए थे उनको अब सांप और बिच्छू और दीगर इस तरह के अशरातुल अर्ज़ उनकी जान को खतरा दिए हुए हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। मंचर झील का जो सैलाबी रेला जो उसका तरीक़ेकार है कि वो आगे से मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ दरिया सिंध में गिरता है, लेकिन दरिया सिंध में पानी अभी ले नहीं रहा है। इसके साथ साथ हम इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके अकब में हम देख रहे हैं वाकई किस तरीके से मवेशी डूबे हुए हैं, पूरे हाईवेज हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मुझे बताइएगा कि जो तमाम राब्ते वो तो मुनक़ता हुए हुए हैं, लेकिन अभी भी क्या रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं? आप क्या वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि हम मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिंध की हो या बलूचिस्तान की हो, खुराक की वाकई बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी है। ऐसे में रिलीफ ऑपरेशन अभी हो रहा है मुख्तलिफ, हम देख रहे हैं कि इदारे भी काम कर रहे हैं, खासतौर पर हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन पहुंचाया जा रहा है। आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है वहां पर? अच्छा, जो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो 7 का जो जानवर बहुत ही मुख्तसर सी सूरत हाल, इससे कहीं ज़्यादा पानी की सतह इन देहात में है जहां पर लोग अभी मुकीम और पाक फौज के जवान ज़िला इंतज़ामिया की मदद से उन अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको घरों से निकाला जा रहा है, लोगों का सामान कश्तियों के ज़रिए से लेकर आया जा रहा है। जहाँ तक रिलीफ की बात है, 7 की हद तक ये ज़रूर है कि जितने भी लोग नकल मकानी कर रहे हैं उनको तमाम के तमाम लोगों को कश्तियाँ, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और जो कुछ सहूलियातें वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फराहम की जा रही हैं। रिलीफ कैंपों में चूँकि करीबन अब 3 लाख से ज़ायद अफराद मंचर झील के सैलाबी रेले से बराह रास्त मुतासर हो चुके हैं। हुकूमत भी इस तमाम तर रिलीफ और बहाली के कामों में बेबस है और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो इंतहाई महदूद हैं। आप बारे में बता रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं हमारी तमाम 92 न्यूज़ के रिपोर्टर्स और कैमरामैन जिस तरीके से अपडेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को इस वक्त। आप लोग काबिल तहसीन है क्योंकि आप लोग उन इलाकों में जाकर हमें बता रहे हैं, वहां पर आपको भी खतरा है। आप लोग प्लीज अपनी सेहतों का ख्याल रखिएगा क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो बीमारियों का, मलेरिया का, गैस्ट्रो का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हमें गुजरना पड़ा है। तो गैस्ट्रो के साथ हम देख रहे हैं कि स्किन डिजीज फैल रही है, स्किन डिजीज फैल रही है। ऐसे में वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करना, आपको आगाह करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। हमारे तमाम कैमरामैन, हमारी तमाम टीम जो 92 न्यूज़ की उन इलाकों में पहुंच रही हैं सिर्फ इस वजह से ताकि उन लोगों की जो मदद है वो हो सके, उनके हालात दिखाए जा सके, वो आगाह कर सके, हुकूमत तक ये मामला पहुंच सके और फिर उनकी मदद वहां पर कोई पहुंचे। और तमाम रिपोर्टर्स, पाकिस्तान के जितने भी रिपोर्टर्स हैं इस वक्त, चाहे वो किसी भी चैनल से उनका ताल्लुक हो, वो कैमरामैन, वो टीम्स, वो DSNGs, वो तमाम जिस तरीके से इस वक्त पूरे पाकिस्तान को कवर किया जा रहा है वो काबिल तहसीन, काबिल तारीफ और काबिल एहतराम। बहुत शुक्रिया वक़ार साहब, आपने हमें आगाह किया और आपने बताया कि हद निगाह तक ये कुदरती पानी नहीं है जहां जमा हुआ है, ये हाईवेज हैं जहां पर किस हद तक आप पानी देख सकते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा और अब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं गैस्ट्रो, मलेरिया, शाहजेब जिस तरह ने कहा, शाहजेब ने कहा कि स्किन डिजीजेस जिस तरीके से दे रही है शाहजेब। अनफॉर्चुनेटली मैंने कल एक खबर पढ़ ली थी और देख ली थी कि गैस्ट्रो से एक बच्ची का भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी एंड शी पास्ड अवे, उसका इंतकाल हो गया। अब आप ये देखिए किस तरीके से भूख का अलग एक आलम है। डेंगू से बच्ची का इंतकाल हुआ है और वहां पर वो ये कह रहे थे कि जनाजे के लिए, दफनाने के लिए, दफन करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है क्योंकि हर तरफ पानी पानी है, खुश्की तो कहीं है ही नहीं। तो वो उस बच्ची की, अपनी ही बच्ची की डेड बॉडी लेकर उस खेमे में बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें ऐसी जगह मिले कि हम इस बच्ची को दफन कर सकें। और तो ये हालात अजीब तरह के खौफनाक किस्म के कीड़े या मच्छरों की नस्ल जो है वो आ रही है।
कोई कह रहा है कि बहुत बड़ी तरह के नजर आते हैं, कोई कह रहा है सफेद रंग के और वो इतनी बुरे तरीके से काट रहे हैं। आप यकीन करें शहरों तक में कल मेरी क्लिनिकल डाइटिशियन जो कि एक बहुत सीनियर जो है वो डाइटिशियन है, उनको डेंगू हो गया। इसका मतलब है डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो, ये तमाम चीजें सिर्फ अब वहां तक महदूद नहीं है, ये हमारे शहरों तक में भी पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया गेस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, इतना बड़ा चैलेंज ना सिर्फ मुतासर इलाकों में बल्कि आप शहरों की तरफ भी, क्या बुनियादी वजूहात हैं, और उसके बाद हम आगे सवाल करेंगे आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। जो अभी आप सिचुएशन का डिस्कस कर रहे थे कि हर तरफ पानी है और ये सब चीज़ें हैं, सैलाब के हालात सबको पूरी दुनिया को पता है, इस वक्त पाकिस्तान किस कंडीशंस में से गुजर रहा है। तो ये तो एक इमरजेंसी स्टेट है। इसके अंदर ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए नेशनल पॉलिसी चाहिए। जैसे पीडीएमए ने पहले कोविड से फाइट करी, उसकी एक पॉलिसीज थी, उसके कुछ हेल्थ, ये सिचुएशन भी ऐसी है कि जिसमें पीडीएमए और जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना रोल प्ले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें कोई एक इंडिविजुअल डॉक्टर या लोग या टीम या कोई मीडिया के लोग रोल कम से कम प्ले करेंगे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रोल प्ले करें, अपनी गाइडलाइंस जल्दी से वो प्रपोज करें कि उन्होंने किस तरीके से ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर फ्लड है और बहुत सारे इन्फेक्शन इस वक्त फैले हुए हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और उससे बच्चों की खास तौर पे जो बच्चों होता है ये डिहाइड्रेशन भी बर्दाश्त लेकिन डॉक्टर साहिबा ऑप्शन है आपके ख्याल में, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं और मेरे ख्याल में आप लोग का सजेस्ट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत के पास आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस हैं? इतनी बड़ी तादाद है लोगों की, फैमिलीज की, बच्चों की, लाखों में लोग हैं, सिंध में भी बसते हैं, बलूचिस्तान में भी बसते हैं। ऐसे में आपके ख्याल में जब इतना सैलाबी रेला है और पूरे पूरे गांव बह गए हैं, तो क्या किया जा सकता है? किस तरीके से लोगों को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले चीज तो ये है कि जो लोग उधर फंसे हुए हैं आप उनको मूव करके किसी सेफ प्लेस पे लेकर जाएं। अगर कोई लोग किसी इंडिविजुअल, सबको पता है एक जगह पे फंसे हुए, आप कहेंगे बस उसका उधर एक खैमा है या उधर वो फंसे हुए, हम उनको वहां पे रिलीफ पहुंचाएं, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। आपने सब लोगों को पहले एक सेफ प्लेस पे लाकर शिफ्ट करना है, उसके बाद फिर आप अपनी मैनेजमेंट करेंगे कि आपने उनको साफ खाना और पानी जो है वो मुहैया करना है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचने के लिए सबसे अहम चीज जो है वो है साफ पानी। मुमकिन हो जाए तो आपके जो लोग हैं और बच्चे हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बच सकते हैं। उसके सिंपल तरीके हैं, क्लोरीनेशन की जा सकती है, वाटर को बॉयल तो किया नहीं जा सकता क्योंकि लकड़ी भी सारी गीली और ऐसी कोई चीज गैस वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो केमिकल्स के जरिए पानी को क्लीन किया जा सकता है, या फिर अगर उनको मिनरल वाटर या आरओ प्लांट उस जगह पर लगा दिया जाए, यहाँ पे रिलीफ कैंप्स बनाए जाएं, तो लोग जो है वहाँ पे साफ पानी हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक डेंगू और मलेरिया का ताल्लुक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि स्प्रे, क्या आप उनको उस एरियाज को जहाँ पे रिलीफ कैंप्स बने हैं, जहाँ पे ये लोग सब जम है। दूसरा ये है कि इनको मच्छरदानियाँ जो वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, उनको वहाँ पे इंसेक्ट रिपेलेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाए जिनको अपनी बॉडी पे वो इस्तेमाल करें और मच्छर उनको ना काटें। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा एम होना चाहिए वो प्रिवेंशन होना चाहिए। फिर प्रिवेंट हम कैसे करें? अच्छा, लोगों के लिए बड़ी अच्छी हिदायत है कि जो लोग फंड्स दे रहे हैं, जो लोग प्रॉपर्ली हम देख रहे हैं कि लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग खुराक के साथ साथ ये चीजें भी भिजवा सकते हैं। ये भी कि आप लोग के पास ऑप्शंस हैं कि अगर आप लोग अद्वियात भिजवा रहे हैं तो साथ में जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो भिजवाए जा सकते हैं, ऐसी क्रीम्स भिजवाई जा सकती हैं जो अगर वो बॉडी पे अप्लाई कर लें तो इन मच्छरों से, इन बीमारियों से एटलीस्ट बच सकते हैं। या जिस तरीके से हम स्किन डिजीज भी माया बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वाकई में हमें थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है मच्छरों के भी हवाले से। इस तरह पहले जब डेंगू का शाजिब हमें चैलेंज आता था तो शहरों शहरों गलियों स्प्रे शुरू हो जाते थे, और लाहौर में कितना चैलेंज आया था डेंगू का, और अब सिंध की भी हम बात करें तो कराची में भी डेंगू केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सैलाब की वजह से तो खैर प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची में माया जब से बारिशें हुई हैं, ये मच्छरों में
मच्छरों की अफजाइश में, मक्खियों में, बीमारियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो क्यों नहीं इस वक्त इंतजामिया जो ये कोशिश कर रही कि मुख्तलिफ इलाकों में डेली बेसिस पे स्प्रेस कराए जाएं ताकि खात्मा हो। और हम मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी देख रहा हूं। देखिए, अगर इंतजामिया नहीं भी करे, शाहजेब, मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है, इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम गुजर गया है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उठाएं। हर चीज हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने घरों में कचरा ना जमा करें, पानी जमा ना करें, अपने आसपास सफाई आप लोग रखें, बाकी इंतजामिया की जिम्मेदारी है वो करेंगे। एग्जैक्टली। अब हम आपकी एक और हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आपको मौसम के हालात से भी आगाह करना। हमारे वेदरमैन, हमारे वेदर एक्सपर्ट जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या सिचुएशन है बारिशों और मौसम को लेकर ओवर पाकिस्तान, एंड देन वी विल कम टू सिंध। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवाद भाई, ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन माया यही है कि ब्रेक मॉनसून पीरियड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर एरियाज में, जबकि केपी के रीजन में और पंजाब के अपर एरियाज में थोड़ी बहुत हल्की बारिशें चलती रहेंगी। बाकी ओवरऑल जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं इंक्लूडिंग कराची, यहाँ पर जो है वो मौसम काफ़ी हद तक जो है वो साफ रहेगा और कल से जो है इन एरियाज में थोड़ी सी गर्मी में भी इजाफा शुरू हो जाएगा। जवाब में एक हम बात सुन रहे थे, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही है, कराची में बड़ा मजबूत सिस्टम आ रहा है, खासतौर पर कराची हैदराबाद में 11 तारीख को, 11 सितंबर को। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं शाहजेब भाई, फिलहाल ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, और जिस तरह हमने कहा था कि 15 तारीख के बाद से मॉनसून रिएक्टिव होगा, तो फिलहाल यही फोरकास्ट है। और फिलहाल ऐसे कोई इतना ताकतवर सिस्टम एटलीस्ट 11, 12, 13, 14 तक फिलहाल पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहा है। स्पेशली कराची जहां आपने बात करी, मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, यानी कि जवाद भाई अब आपने कहा कि कल से थोड़ा सा सिंध की तरफ गर्मी थोड़ी सी बढ़नी, टेम्परेचर यानी कि बढ़ने के तो हैं, तो हमें उस तरह भी ख्याल करना चाहिए, हमें हाइड्रेट भी रहने की जरूरत है, उनके साथ साथ मौसम के हमें उसी तरह से अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा कि हम फौरन अडाप्ट करके एडजस्ट भी कर लें। लेकिन 15 तारीख के बाद का जो आप स्पेल की बात कर रहे हैं उसका यह है कि वो सितंबर के आखिरी तक चलता रहेगा ऑन एंड ऑफ, ताकि क्योंकि अक्टूबर वन ऑफ द हॉटेस्ट वार्मेस्ट मंथ्स होता है अगर हम पाकिस्तान में देखें, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए यही है कि फिलहाल 15 सितंबर के बाद से जब मॉनसून रिएक्टिव होता है तो फिलहाल उस टाइम पे एक सिस्टम नजर आ रहा है, लेकिन वो भी गुजरात, इंडिया या बिल्कुल थरपारकर, नगर पारकर रीजन तक लिमिटेड है। इससे आगे फिलहाल इसके इफेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी लॉन्ग रेंज है तो हर गुजरते दिन के साथ इसमें चेंजेस आती रहती हैं। और मॉनसून जो है वो यही है कि सितंबर के लास्ट वीक या मैक्सिमम अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो स्ट्रेच आउट होगा। उसके बाद फिर ये तेजी से जो है वो पाकिस्तान से निकलना शुरू हो। जवाद भाई आपके पास अब तो खैर जाहिर है, क्योंकि आप मुस्तकिल हम देख रहे थे बारिशों में भी, सैलाब में भी आप बड़ा अपडेट रखते हैं तमाम लोगों को, खासतौर पे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जवाद भाई के हम अक्सर देखते हैं कि अपडेट आ रही होती हैं वेदर के हवाले से। मुझे बताइएगा जवाद भाई, अब इस दफा आपने जो बारिशें देखी हैं ये बड़ी गैर मामूली बारिशें थी आपके ख्याल में? जिस तरीके से हमने सैलाब भी देखा है, एक सैलाबी सूरत बन जाना, हमारे 3 बड़े सूबे मुतासर होना, बल्कि तकरीबन 4 सूबे ही, पंजाब का भी सदर्न पंजाब अच्छा खासा मुतासर हुआ है। आपके ख्याल में इस बार बारिशों में भी काफी हद तक इजाफा हुआ है? बिल्कुल शाहजेब भाई, ये टोटली रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें थी। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बारिशें कभी नहीं हुई हैं, और ये जो सैलाब भी जो है ये भी पाकिस्तान की तारीख में इस तरीके का सैलाब कभी भी नहीं आया है। इवन के 1961 से जब से रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हुई है, काफी सारे एरियाज हैं सिंध और पंजाब के जहां पर उस टाइम से लेके अब तक बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। तो मतलब इस तरीके का सीजन के सिंध में नॉर्मल से 500% बारिशें ज्यादा हो जाना, बलोचिस्तान में नॉर्मल से 500% बारिशें ज्यादा हो जाना, 500% ये टोटली रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरीके के इवेंट्स नहीं हुए, स्पेशली सिंध और बलोचिस्तान के हवाले। ना जवाद भाई, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा ये चैलेंज जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा जो है हमें चैलेंज देखना पड़ेगा पानी, बारिशों और सैलाब के हवाले से। मतलब तारीख का शायद ऐसा होगा कि हमने कभी ना देखा था, ना सुना था, ना हमारे वहमो गुमान में ऐसा था। अब बात अगर कर लें मौसम की तब्दीली की, जिस तरह गर्मी पड़ेगी या जिस तरह सर्दियां आगे एक्सपेक्टेड हैं, हम पाकिस्तानियों को किस तरह जो है वो, अगर आपको कोई पॉइंटर्स हैं, हाइलाइट्स हैं, तो हमसे वो शेयर कर लें ताकि हमें गाइडलाइन हो जाए कि भाई हम गर्मी के लिए भी उतना ही प्रिपेयर रहें, हीट के लिए भी उतनी प्रिपेयर रहें। क्योंकि फिर वो गर्मी आती है, फिर हम गर्मी एकदम से आते हैं अभी तक बारिशें आई थी तो हम हीट के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो व्हाट वी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर? देखिए माया, इसका एक आपके सवाल का एक बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है
कि हर सीजन जो है वो अब एक्सट्रीम होता चला जा रहा है और हमें हर सीजन के लिए जो है वो प्रिपेयर रहना होगा। बारिशें होंगी तो वो नॉर्मल से ज्यादा हो रही हैं। इस वक्त जो गर्मियां हमने देखी इस साल, बाहर का सीजन तकरीबन ना होने के बराबर था। बिल्कुल मार्च के महीने से ही हमारे यहाँ हीट वेव्स आना शुरू हो गई। सही कह रहे हैं। वो हीट वेव जो है वो अनयूजुअल थी, एक्सट्रीम थी। साथ ही साथ जो सर्दियों की आपने बात कही, तो इस दफा जो इस तरह आपको पता है कि लानीनिया सीजन जो है वो लानीनिया पैटर्न जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और ये 2022 के एंड तक या 2023 के जनवरी तक कंटिन्यू करेगा। लानीनिया में अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान में जो सर्दियों के सीजन में जो बारिशें होती हैं वो कुछ हद तक नॉर्मल होती हैं या थोड़ा सा कम हो जाती हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन जो सर्दी की शिद्दत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जिस तरह सर्दियों में लास्ट दिसंबर में बड़ी तेज हवाएं, बड़ी ड्राई हवाएं और बड़ा हम लोग शो भी कर रहे थे तो हम लोग बड़ा वो जाता है, इतनी तेज हवाएं चल रही होती थी और पत्ते ही पत्ते उड़ रहे थे। तो इसका मतलब जवाद भाई हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले सीजन में? बिल्कुल, देखें सर्दियां जो है वो इस दफा जो है वो अच्छा सीजन रहेगा। टेम्परेचर जो है वो मामूल से कुछ हद तक कम रह सकते हैं और स्पेशली माया स्मोक आपको पता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। तो इस दफा जब बारिशें जो है वो अगर कम होती हैं तो फिर ये स्मोक और एयर क्वालिटी के हवाले से जो मसाइल रहते हैं ये जो है वो काफी ज्यादा फिर आवाम को जो है वो इफेक्ट करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं जवाद भाई कि क्योंकि हम इसका मैं खासतौर पर सामना पर्सनली भी बहुत ज्यादा लाहौर में करता रहा हूँ और हमारा घर जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। गए थे, कितनी मुश्किल से हम आ जा रहे थे। आप मुझे बताइएगा कि इस बार ये लाहौर वाले खासतौर पर एक्सपेक्ट करें कि जीरो विजिबिलिटी ही रहेगी और बहुत देर तक रहेगी, ये चांसेस ज्यादा है इस बार? देखिए शाजिब भाई, फिलहाल तो यही देखने में आ रहा है कि बारिशें अगर कम रहती हैं या मामूल तक भी रहती हैं तो स्मोक भी जो है वो इफेक्ट करेगी। दूसरा फॉग का जो फैक्टर है वो भी होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो डायरेक्टली लिंक होती हैं बारिशों से। अगर बारिशें ज्यादा होती हैं तो फिर ये एनवायरमेंट क्लियर होगा, वो क्लियर रहता है, क्लियर हो जाता है। राइट, थैंक यू। अगर बारिशें कम होती हैं तो फिर इन चीजों का इफेक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ। सही, थैंक यू सो मच जवाद भाई, क्योंकि सर ने बात की है। मेरा ख्याल एक ओवरऑल एक समझिए हमने एक ओवरऑल कवर किया पूरे आने वाले सीजन्स को, ताकि हम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली प्रिपेयर रहे। हम ये नहीं कहते ओ अचानक से स्मोक आ गई, ओ अचानक से ठंड आ गई, ओ अचानक से गर्मी आ गई। उसके लिए हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है। वी शुड हैव वन सेगमेंट ऑल्सो। शाजिब, क्या ख्याल है सवाल से कि हमें किस तरह मौसम के हवाले से कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए और हमें किस तरीके से जो है आगे की तैयारी करनी चाहिए? बट फॉर कमिंग एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। अगला सेगमेंट हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। पाकिस्तान में इस हवाले से भी बाकायदा एक महकमा मौजूद है जो कि काम भी कर रहा है, यानी कि आज वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा शाहजेब ने कहा कि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर लोग बहुत काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत है। पाकिस्तान में इस हवाले से बाकायदा एक महकमा भी मौजूद है। यह महकमा कैसे काम कर रहा है यही समझने के लिए हमने राब्ता किया है सेक्रेटरी लिटरेसी वजीउल्लाह कुंडी साहब से, और हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वजी साहब हम ज्वाइन करने के लिए। आपके महकमे की जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ़राइज़ हैं ज़रा उस हवाले से गाइड कीजिएगा। जी, हमारा जो महकमा लिटरेसी या नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में कुछ लोगों को दे सकूं। देखिए जी, हमारा जो महकमा है इसका बुनियादी मकसद दो तरह से है कि एक तो जो ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल की सहूलत से महरूम हैं और किसी फॉर्मल या रस्मी जो निज़ाम तालीम है उसका हिस्सा नहीं है, उन तक जो है वो तालीम जो है उसकी रसाई को मुमकिन बनाया जाए। और इसके अलावा हमारे कुछ एडल्ट इलिटरेट्स होते हैं जिनको हम बालिग नाख्वानदा अफराद कहते हैं, जो कि किसी वजह से तालीम की सहूलत हासिल नहीं कर सके और अब उनकी एज ऐसी हो गई है कि वो किसी फॉर्मल या रस्मी जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। तो बेसिकली इन दो कैटेगरीज़ के लिए हम जो है वो तालीम की सहूलत का जो है वो इहतमाम करते हैं और हमारा पूरा सेटअप जो है बेसिकली इन लोगों को तालीम पहुँचाने की। शरह ख्वानदगी कमी की जो वजूहात हैं या असल वजह है वो क्या है आपके ख्याल में?
बेशुमार वजूहात हैं। कुछ हमारी जो है वो सप्लाई साइड से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ जो हैं वो हमारी डिमांड साइड से उनका ताल्लुक़ है। सप्लाई साइड पे अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल में जो बड़ी रीज़न है वो जो तालीमी इदारे हैं उनकी कमी है, और उसकी जो वजह है बेसिकली वो ये है कि गवर्नमेंट के पास महदूद वसाइल हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह हर मोहल्ले में या हर तहसील में या हर विलेज में जो है वो आप स्कूल की सहूलत फ्राहम कर सकें। तो ये एक बड़ी बुनियादी वजह है। थोड़ा सा अगर आप डिमांड साइड पे देखें तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो आबादी में बेपनाह इजाफा है, उसकी वजह से डिमांड जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, सप्लाई उसके हिसाब से जो है उसको कैचअप नहीं कर रही है। तो ये एक उसमें फ़र्क आ रहा है। और इसके अलावा जो है गुर्बत, पॉवर्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, अगर आपकी इनकम कम है तो ज़ाहिर है आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने बच्चों की जो तालीम है उसको आप अफोर्ड कर सकें। और आखिरी मेरे ख्याल में जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लैक ऑफ अवेयरनेस या तालीम की अहमियत की जो से मुतल्लिक जो आगाही है उसका ना होना जो है वो एक बड़ा बुनियादी उनसर है। बिल्कुल सर, लेकिन साथ साथ साहब एक और भी चीज़ है कि बालिग अफराद जो हैं, जो ज़ाहिर बड़े भी हो चुके हैं, इल्म से महरूम रह गए, उनकी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, अब अगर वो अपना रोज़गार कमाना चाहें और अपने लिए कुछ करना चाहें तो उनके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, ये आइदर या और की बात नहीं है कि वो या तालीम हासिल करेंगे या मतलब वो रोज़गार करेंगे। इसको हम बेसिकली जो हमारी अप्रोच है वो इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करना है कि उनको ऐसी तालीम दी जाए जिसमें उनके लिए ये मुमकिन हो कि वो कुछ पेशा वराना जो स्किल्स हैं वो भी हासिल कर सकें। स्पेशली हमारे जो मराकज़ हैं तालीम बालगा के, जिनको हम एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स कहते हैं, वहाँ पे एक तो हम उनको जनरल जो लाइफ स्किल्स हैं उनके बारे में उनको बताते हैं कि आपने एक बतौर ज़िम्मेदार शहरी किस तरीके से रहना है, आपके क्या हकूक़ हैं, आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपके जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। और इसके साथ साथ फिर उनकी फ़नी तालीम के लिए हमने दो तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक एग्रीकल्चर या ज़राअत से मुतल्लिक़ है और दूसरा लाइफ स्टॉक जो मवेशी बानी है उससे मुतल्लिक़ है, ताकि क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान, आपको अंदाज़ा है कि हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन या आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, देहाती इलाकों में, जहाँ पे उनका जो ज़रिया रोज़गार है या वो मवेशी पालना है या वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। तो हम उनको बुनियादी स्किल्स जो हैं वो फ्राहम कर रहे हैं ताकि वो एक तरफ तो लिटरेट भी हो जाएँ और उसके बाद फिर वो फंक्शनली लिटरेट हो जाएँ कि वो उस लिटरेसी से फ़ायदा भी उठा सकें और अपनी जो इनकम है उसमें भी इजाफा कर सकें और जो मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है उसमें भी अपना हिस्सा काम करना भी पड़ेगा खास तौर पर। लेकिन सर, जेंडर के हवाले से लिटरेसी की जो फराहमी है उससे मुंसलिक बहुत सारे मसाइल हैं जिसका इस वक्त हमें सामना है। इन मसाइल को हल करने के लिए खास तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए जी, मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ तक जेंडर पैरिटी या सिनफी मुसावात का ताल्लुक है उसमें लिटरेसी डिपार्टमेंट एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त जो हमारे टोटल तलबा हैं उनकी तादाद तकरीबन 4,20,000 4,25,000 के करीब है, और इसमें अगर आप तनासुब देखें ख़वातीन का या लड़कियों का और लड़कों का तो तकरीबन 53% जो हैं वो लड़कियाँ हैं, 47% जो हैं वो लड़के हैं। इसके अलावा अगर आप टीचर्स को देखें जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं तो उनमें जो ख़वातीन का तनासुब है वो तकरीबन कोई 82% या 83% है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नंबर्स के हवाले से बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन हमारे जो 13,000 साढ़े 13,000 टीचर्स हैं उनमें कोई 11,000 टीचर्स वो ख़वातीन हैं। तो जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं और ख़वातीन को जो है वो ताकतवर बनाने की बात करते हैं, एम्पावर करने की बात करते हैं, तो उस लिहाज से महकमे की कंट्रीब्यूशन। साथ एक और भी सवाल आता है ना सर, कि जिस तरह वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, उन इलाकों तक पहुँचना, सर आपने कहा हर जगह पहुँचना आसान भी नहीं है, लेकिन हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है ऐसे इलाकों में पहुँचने के लिए? जी, इस सवाल के जवाब का थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा क्योंकि हम पंजाब के तनाजुर में बात कर रहे हैं। तो जो जनूबी पंजाब का हमारा इलाका है वो अगर उसका कंपैरिजन किया जाए वस्ती पंजाब के साथ या शुमाली पंजाब के साथ तो वहाँ पे जो खानगी की शरह है वो कम है।
और इसकी वजह ये है कि वो इलाके दूर दराज के इलाके हैं, वो पहाड़ी वहाँ पे इलाका है, वहाँ तक जो तालीम की सहूलियात हैं वो पहुँचाना बहुत मुश्किल है। आबादी जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई है, किसी एक जगह पे वो कंसंट्रेटेड नहीं है। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ कि विद इन साउथ पंजाब कौन सा ज़िला है जहाँ पे खानगी की शरह सबसे कम है, तो वो राजनपुर है। और राजनपुर में तकरीबन जो खानगी की शरह है वो तकरीबन 34% है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी ये जो कुछ अजला हैं जिनमें मैं स्पेशली रावलपिंडी का नाम लूँगा, वहाँ पे तकरीबन 82% जो है वो लिटरेसी रेट है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना ज़्यादा तफावत है। और इसको सर इसके साथ साथ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी हो, खाना बदोश हैं, अक़लियतें हमारी हैं, उनको बुनियादी तालीम फराहम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं या ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो काइंडली प्लीज शेयर करें इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से मैंने कहा कि हमारी जो महकमा है ये बेसिकली जो निगलेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए इसको बेसिकली बनाया गया है। और इसमें जो आपने अभी भट्टा मज़दूर के हवाले से बात की है, डिपार्टमेंट ने जो है वो तकरीबन 300 के करीब जो बच्चे हैं उनके लिए हमने ये स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं। इसी तरह से जो ख्वाजा सरा हैं उनके लिए भी हमने बाकायदा ऐसे तालीमी मराकज़ का क़याम किया है, क़याम अमल में लेके आए हैं जो कि सिर्फ उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। मैं ये बात आपको, और इसी तरह से हमारी जो खाना बदोश या नोमैडिक कम्युनिटी है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देखें, ये मैं इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि हमारा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है वो बेसिकली कम्युनिटी की नीड को सामने रख के बनाया जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी एक इनोवेटिव अप्रोच है, क्योंकि जो फॉर्मल सिस्टम है उसमें सिर्फ मखसूस किस्म के जो लोग हैं या जो तबका है सोसाइटी का वो उसमें दाखिला ले सकता है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो उसमें अकोमोडेट नहीं होते। तो इस पर जो इन तबकात के हवाले से जो आपने बात की है, इस पर गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी, मेरे पास कुछ फिगर्स भी हैं, मैं वो बाद में शेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन इन तमाम तबकात के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने बड़े स्पेशल किस्म के जो तालीमी मराकज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया। बहुत हमें बहुत कुछ पता चला। आज का दिन भी बहुत अहमियत रखता है और अपने आप में ये पता चले कि हुकूमती इदारे किस तरह से इस हवाले से अपनी खिदमत भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सेक्रेटरी लिटरेसी वजीउल्लाह कुन्नी साहब हमारे साथ मौजूद थे आज वर्ल्ड लिटरेसी डे के हवाले से। अब जरा हम दुनिया में पाकिस्तान का नाम, ऑब्वियसली इस तरह इस वक्त क्रिकेट के हवाले से बड़ा इस वक्त नाम लिया जा रहा है, अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत भी दी है। हमारी जो सकाफती विरसे हैं वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रंग, और हमारे स्कूल ट्रिप्स होते हैं, हमारी किताबें होती हैं, हमारी पढ़ाइयाँ होती हैं, हमारे जो स्कूल कोर्सेज होते हैं, या हमारी कोई भी एजुकेशन ट्रिप्स होती ना शाहजेब, उसमें मुंजो दड़ो एक इतना बड़ा किरदार रखता था कि हम मुंजो दड़ो हमारी सकाफती विरसे का एक इतना बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो मुंजो दड़ो के हवाले से बात करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, बताते हैं कि कितनी ओल्ड सिविलाइजेशन है जिसके अभी भी आसार नजर आते हैं हमारे मुंजो दड़ो सिविलाइजेशन को देखकर। लेकिन उसका डर हो गया था इन बारिशों के हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि बारिशों और सैलाबी सूरत के बाद कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, खासतौर पर हालिया बारिशों में जो हमने देखा है सिंध में नुकसान हुआ है, आसार कदीमा मोहनजो दड़ो को नुकसान भी पहुंचा है, ये भी बताया जा रहा है। खासतौर पर क्योंकि सैलाबी रेले ने पूरे तकरीबन सिंध को ही कई शहर ऐसे हैं जो पूरे मुकम्मल डूब चुके हैं। तो इसकी हकीकत क्या है ये भी हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में हम देखते हैं, जैसे कि माया ने जिक्र किया कि आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में नाम लिया जाता है मोहनजो दड़ो का, उसको पढ़ाया जाता है, इसके हवाले से बताया जाता है, इस सिविलाइजेशन के हवाले से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी फहरिस्त यानी कि आलमी जो फहरिस्त है उसमें से मोहनजो दड़ो को निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से वाकई नुकसान पहुंचा है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये नुकसान पहुंचा है तो क्योंकि जाहिर है कुदरती आफत से मुकाबला नहीं किया जा सकता माया, अगर ये जिस तरीके से ये नमूदार हुआ था मेरे ख्याल में उस तरीके से ये मिट भी सकता है। अल्लाह ना करे शाहजेब, क्योंकि कुछ चीजें हमारी इस तरह कहते हैं ना, हम हर जनरेशन की अपनी एक ऑब्वियसली एक वो होती है। तो ये तो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक ऐसी एक वो है हमारे सामने और हमारे लिए कि हमें उससे कितना कुछ सीखने होता है। स्ट्रक्चर, जिस तरह लोग रहते थे, हम देखते हैं कि उस जमाने में लोग रहते कैसे थे, उनके रूम्स कैसे होते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता होगा, वहां पर उस वक्त आर्ट कैसे बनता था, किस तरीके से उस जमाने में कितनी
चीजें हमारी जो है ना वो अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो के हवाले से हमारी लाइफ में उसका आर्ट, उसकी पेंटिंग्स, उसकी क्रॉकरी, उससे इंस्पायर जो कि पूरी दुनिया में लोग मानते थे कि जी ये मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड आर्ट है। तो वो हमारी जो इंस्पिरेशन है, अल्लाह ना करे, बट लेट्स फाइंड आउट कि बिल्कुल हम रियलिटी ये क्या जानना है। चाह रहे हैं कि वाकई जो ऐसी खबरें आ रही हैं इसमें कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है। तो हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर महकमा आसार कदीमा सिंध फतेह शेख साहब ने। फतेह साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या वाकई ऐसा हुआ है कि मोहनजोदड़ो को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त से निकाला जा रहा है, या वाकई इतना नुकसान पहुंच ये इसके आसार ही खत्म हो गए? ऐसी बात नहीं है, ये तो सोशल मीडिया में जो ये न्यूज सर्कुलेट कर रही है ये मैं कहता हूँ कि ये गलत है। अच्छा, एक प्रोसेस होता है इनका जो रिमूविंग लिस्ट होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं आपको बताता जाऊँ कि टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1154 प्रॉपर्टीज हैं दुनिया में, जिसमें 54 डेंजर लिस्ट में है और 3 जो है वो डी लिस्ट हुई है। तो एक लंबा प्रोसेस। ऐसा डैमेज की बात करें तो डैमेज तो हुआ है, मगर हमने काफ़ी इस पे काम किया है लास्ट 15 दिन में। मैं नहीं समझता हूँ कि यूनेस्को ने इस किस्म की कोई वार्निंग इशू की है, न वो करने के तैयारी में है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फतेह साहब ये बताइएगा कि हालिया बारिशों में इस तरह आप सबसे अच्छी तो बात अपनी कर दी कि आपने डिनाई कर दिया ये सब खामाखाई में अफवाहें हैं, सोशल मीडिया ने बड़ा तंग किया है। हाँ वैसे वाकई में ज्यादा मत करो, टेंशन भी हो सकती है। लेकिन ये फतेह साहब वो वाली बात कि इस तरह बारिशों में नुकसान तो पहुंचा है बहुत सारी चीजों को, तो आप जरा हमें कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं या हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर लीजिए कि हालिया बारिशों में मोहनजोदड़ो को किस हद तक नुकसान पहुंचा है या पहुंचा भी है कि नहीं? जी अच्छा, नुकसान तो हुआ है। जब आप 1000 mm की बारिश होगी और लाड़काना का शहर जो है मेन, उस पे 4 फुट तक पानी आएगा, और मोहनजोदड़ो में हमने 1 फुट से ऊपर पानी खड़े होना नहीं दिया। हमने राउंड द क्लॉक काम किया हुआ है। पानी हमने उसी दिन पे निकाला है जब बारिश बंद हुई है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स को नुकसान हुआ है, जो मड लेयर्स होते हैं वो निकले हैं और एक्सपोज हुए हैं। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, एक तो बेसिकली होता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हम मड लेयर रखते हैं, वो काफी रिमूव हुआ है। और माशाल्लाह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। बाकी ये कि लेयर्स हैं वो जो हम लगाते हैं साल्ट को बचाने के लिए, वो उस पर थोड़ा रिमूव हुआ है, तो हम उस पर ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों की अपनी लगाई हुई लेयर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर है सर उसको किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हुआ है सैलाबी? बिल्कुल नहीं हुआ। एक तो दीवार गिरी है, वो हम पहले वो बल्ज आउट थी, वो हम उस पर काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरी की है। और हम यूनेस्को के साथ, मैंने लास्ट 2 दिन में जो है ना वो यूनेस्को के साथ बात की है। मैं फोकल पर्सन यूनेस्को का यहाँ सिंध के लिए, उन्होंने सेटिस्फेक्शन शो की है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं। तो फतेह साहब जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं कि ये ऑब्वियसली अभी थोड़ा बहुत जो भी नुकसान हुआ है वो हमारा बनाया हुआ है, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बारिशों का मौसम अब और आएगा, इस तरह के जो है सिचुएशन चैलेंजेस आएंगे, उसके बचाव के लिए कि उससे नुकसान से बचने के लिए क्या आगे तैयारियां आप प्लान कर रहे हैं? अच्छा, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमने डी वाटरिंग मशीन अरेंज की हुई है और हम ये सोच रहे हैं कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट अभी हमने किया था बारिश के दौरान पे। अभी हम पहले जब वार्निंग आएगी तो शीट के साथ इसको कवर करेंगे काफी हिस्से को, तो उससे फिर जैसे आप ग्राउंड होते हैं स्पोर्ट्स के जो कवर करते हैं, हम उस तरीके से करने जा रहे हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ सिंध के दीगर कुछ ऐसे मकामात भी हैं जो कदीमी मकामात हैं, क्या उनकी हिफाजत के लिए भी आपका डिपार्टमेंट खास तौर पर कोई स्टेप्स ले रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त सिंध में बड़ी तबाही हुई है सैलाब में खास तौर पर, लेकिन सैलाब के अलावा भी उसकी मेंटेनेंस के लिए और खास तौर पर उसका ख्याल रखने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? अच्छा, बाय तो दूसरे सेक्टर में काफ़ी नुकसान हुआ है। बेनज़ीराबाद में जो हमारी नूरमंद कलोरी के मॉन्यूमेंट्स हैं, कोटेजी फोर्ट है, रनी कोट में, उसमें काफ़ी दीवारें गिरी हैं। तो हमने इमरजेंसी अब डिक्लेयर की है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बल्कि काम। हाँ जी, मतलब रनी कोट में भी दीवारें गिरी हैं आप बता रहे हैं? हाँ जी, दीवारें गिरी हैं, रनी कोट में भी गिरी हैं और हमने काम भी शुरू करवा दिया है, मगर पानी है आगे, कुछ हिस्से में हम काम कर पा रहे हैं, बाकी पानी है।
अच्छा फतेह शेख साहब, लेकिन वही वाली बात है कि आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं आपके भी चैलेंजेस होंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने चैलेंजेस हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि सुनने वालों को पता चले कि किस तरीके से हमारे सकाफती विरसे की हिफाजत और उसको प्रिजर्व करने के लिए चैलेंजेस का सामना जो महकमे कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनको भी चैलेंजेस का सामना है। तो आप हमसे शेयर करना चाहें, हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए। जी, खास तौर पर लोगों के नाम भी कोई पैगाम कि लोग भी जब इन इलाकों में जाते हैं तो उनको किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये प्लीज बताइएगा। हमने अभी लास्ट वीक लॉन्च की थी अपील फॉर द सेफगार्ड ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो फेसबुक पे, ट्विटर पे के लोगों को हमने अपील की कि आप वहाँ जो ना वो नुकसान से बचाएं लोगों को, क्योंकि वो लोग बारिश हो जाती है फिर चले जाते हैं अंदर, फिर नुकसान होता है। तो हमने वो अपील की है। दूसरी हमारे पास चैलेंज ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, क्योंकि हेरिटेज में इतनी अवेयरनेस नहीं है और गवर्नमेंट के पास भी इतने फंड्स नहीं है। तो हमने यूनेस्को को अपील की है कि मोहनजोदड़ो मकली के लिए हमें सपोर्ट करें। उन्होंने अभी हमने अश्योर किया है कि हम सपोर्ट करेंगे आपको। और मैं बताना चाहूंगा कि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन जी, थैंक यू सो मच फतेह शेख साहब। फतेह शेख साहब हमें बता रहे थे इस हवाले से कि वहां पर मुंजीदाड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, रानीकोट में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से पानी को फौरी तौर पर निकाला जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम की तरफ से एक बड़ी अदना सी गुजारिश एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी कि प्लीज गलत खबरें ना फैलाएं। मुंजीदड़ों की जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस की जो निशानी है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। हमारा ये तमाम विरसा है, ये हमें बहुत प्यारा है और आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। आपको बहुत मुबारक हो। एक शख्स, कोई भी किसी दूसरे शख्स को अगर आज के दिन ये वादा और इरादे के साथ कि इसके तालीम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरा ख्याल है अपने आप ने जो है ना वो कर्ज अदा कर दिया। तो शाज़िब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, रखिएगा अपना बेहद ख्याल। पाकिस्तान के परवरदिगार हामी और नासिर, सबसे पाकिस्तान की टीम को कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ जी।